तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है जसवीर चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। तो ये आज हम वो वीडियो बनाने वाले हैं जिसकी एक्चुअली बहुत डिमांडिंग वीडियो रही है कि एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन शॉट वीडियो बनाया जाए, जिसके अंदर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए जाएं अलॉन्ग विद नोट्स। तो आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेके। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और बस 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 ढाई घंटे इस वीडियो को अगर आप देख के एग्जाम देने जाते हैं तो आपका जो एग्जाम है, आप बिल्कुल 110% बोल रहा हूँ, 70% एग्जाम आपका कहीं नहीं छूटेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और हाँ, अब तक की हमारी जो और वीडियोस थी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें से भी 70% जो पेपर है वो कवर हुआ है कल की वीडियो का। हालांकि ट्रांसफॉर्मर का वेटेज बिल्कुल जीरो रहा उसमें, बट स्टिल आपकी जो वीडियो है उसने 70, अगर कोई वीडियो देखे गया है तो 70% तक पेपर उसका आराम से अटेम्प्ट हो चुका है। उसमें से 50 to 55%, 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 70 उसी में से ही आए हैं। तो हाँ, देख के अच्छा लगता है कि मेहनत रंग ला रही है। और दुआ करते हैं कि आपकी जो ये वीडियो है वो भी आपके लिए इसी तरह कारगर रहेगी। आपका जो कल का एग्जाम है वो भी इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। ये आपकी बीटेक फर्स्ट सेम की सब्जेक्ट है और सही बताऊं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपने ढंग से अगर ध्यान दे लिया तो ये आपको, आप इसमें 60%, 60 नंबर तक स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 70। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो देखिए, ये इसका कुछ 5 इसके जो है आपके यूनिट्स हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं मेन मेन वो सब लिखे हुए हैं। यही सिलेबस आपका हर एक यूनिवर्सिटी का है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, ज़्यादातर में आपको सब में यही सिलेबस देखने को मिलेगा। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। तो अभी हम इसी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक यूनिट के बारे में। सबके नोट्स मैंने आपको पहले दे चुका हूँ। इन सब के ऊपर कुछ एक टॉपिक को छोड़ के, पावर कन्वर्टर, डी सर्किट और ए सर्किट, इनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ये जैसे वन शॉट है, हम क्विकली सबके बारे में बात करेंगे, एक क्विक रिविजन होगा इस वीडियो में, बाकी सारे इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो पहले पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर से। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर के ऊपर वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसमें आपको डिटेल में समझने को मिलेगा पूरी पीडीएफ के थ्रू कि क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मर, कैसे काम करता है, सब कुछ इन डिटेल में है। ठीक है, उस वीडियो पे अच्छे व्यूज भी हैं, अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वैसे हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक आपका ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है क्योंकि ये एनर्जी कन्वर्जन करता है। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट्स व्हाई। क्या काम करता है, 2 कॉइल्स होती हैं इसके अंदर, एक कॉइल में हम करंट देते हैं, दोनों कॉइल आपस में किसी तरह कनेक्ट नहीं है, बट स्टिल हम जिस कॉइल में करंट देंगे उसमें से वो करंट दूसरी कॉइल में पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट करने का काम करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मर। ओके, यूज क्यों करते हैं, हमने जो वोल्टेज सेंड किया है ना, एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट से उस दूसरे सर्किट में सेंड किया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल वैल्यूज को। जैसे कि अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना हो, सिंपल सी बात, आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है। वोल्टेज करंट बढ़ाने घटाने के लिए यूज होता है ट्रांसफॉर्मर आपका। यूज को जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात तो आपकी जो एसी करंट जो आप यूज करते हो, ठीक है, वो पावर प्लांट में जहाँ पे बन रहा है जनरेटर से, वो भी 440 वोल्ट बन रहा है। आप भी यूज कर रहे हो, आपके घर के बाहर तक डीपी तक आ रहे हैं, 440 वोल्ट ही आ रहे हैं। हम लाइन वोल्ट की बात कर रहे हैं। बट आप देखेंगे 132 केवी की लाइन, 11 केवी की लाइन, ठीक है, ये सब क्यों है, क्योंकि आपकी एसी को, आपके करंट को हम क्या है इजिली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हमें उसको क्या है हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना पड़ता है ताकि पावर लॉस क्या हो, कम से कम हो। और ये हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करेगा, वो करता है ट्रांसफॉर्मर। आपका चार्जर, आपका जो फोन है वो 5 वोल्ट से चार्ज होता है, घर में आ रहे 220 वोल्ट, वो आ रहे एसी, आपके फोन को चाहिए डीसी। ठीक है, तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज करने का काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, एसी को डीसी में चेंज करने का काम कर रहा है रेक्टिफायर। वो भी पावर कन्वर्टर्स में आप देखोगे रेक्टिफायर क्या होता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, आप ये देख लेना। हाँ, ये जो पीडीएफ है वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमारे कॉलेज वालों को मैंने ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिए, जाके पढ़ लो। पूरी 200 पेजेस की करीब, मतलब 200 स्लाइड्स की पीडीएफ है, पूरे पूरे आपका सिलेबस कवर है इसके अंदर।
इससे बेस्ट पूरे यूट्यूब पे कोई नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। चलिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो काम करता है फैराडे सर्किट फर्स्ट लॉ पे, जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अगर आपके किसी कंडक्टर में से फ्लो होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, कंडक्टर है उसके पास से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर आपने उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाया घटाया या फिर उसकी पोलैरिटी, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज की, तो आपके कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, फर्स्ट लॉ जो है आपके फैराडे सर का। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linkage with coil or circuit changes an electromotive force EMF is induced in that coil। linked flux मतलब जो फ्लक्स वायर से लिंक हो रखा है, वायर के ऊपर से जाने वाला नीचे से जाने वाला नहीं, जो वायर से लिंक होकर जा रहा है वो लिंकेज फ्लक्स। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो कैसे काम करता है वो ये चीज समझ लो थोड़ी देर, ये क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, आपकी दो कॉइल्स होती है। ठीक है, ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल। ठीक है, दो कॉइल है। आपने क्या किया, हमने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी एसी। कैसी? एसी। अब क्योंकि आपने जब इस ट्रांसफार्मर की कॉइल को कैसी सप्लाई दी है, एसी। एसी कैसी होती है नेचर में? अल्टरनेटिंग। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी कैसी बनेगी, आपकी अल्टरनेटिंग टाइप की। मतलब कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, फिर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगी। पहले नॉर्थ टू साउथ थी, अब साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। अब उसी जगह पे क्या है, आपकी दूसरी कॉइल रखी हुई है एक सामने ही। ठीक है, एक दूसरी कॉइल और रखी हुई है। अब क्योंकि ये कॉइल और ये कॉइल बिल्कुल पास पास है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो आपकी प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल को काटेगा, बार बार काटेगा। और जब जब आपकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, उसी हिसाब से क्या करेगी, आपकी ईएमएफ जनरेट करेगी। कैसा? उसी नेचर का। जब फ्लक्स बढ़ा तो इसमें बनने वाला वोल्टेज बढ़ा, जब फ्लक्स कम हुआ तो वोल्टेज भी कम हुआ, जब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हुई तो बनने वाले वोल्टेज डायरेक्शन भी चेंज हुई। एंड दैट्स हाउ यू गॉट अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। हो गया जादू, इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में आपका इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया। तो ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल किसका, ट्रांसफार्मर का। अब दो बातें सुन लो, ट्रांसफार्मर कभी भी एसी पे डीसी पे काम नहीं करता। पहली बात तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि जैसे आप इसको डीसी सप्लाई दोगे ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। परमानेंट मैग्नेट मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडे सर के लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी बिजली बन सकती है। ठीक है, दूसरा आपका ट्रांसफार्मर हमेशा कभी भी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ये क्या, फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, पहली बात तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करता, दूसरी बात डीसी पे काम नहीं करता। आप इससे क्या चेंज कर सकते हो, आप इससे जिसका वोल्टेज है, इनपुट सप्लाई का वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब है, वही लिखा हुआ है, एसी प्राइमरी में जाती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है कोर में। अब ये दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ जनरेट करता है, और ईएमएफ से क्या है, वोल्टेज चेंज एज पर टर्न रेशियो, आपकी जो वोल्टेज है आपको मिल जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ है, पावर ट्रांसमिशन सबसे बेस्ट है, सबसे यूजफुल एग्जांपल आपका क्या है, पावर ट्रांसमिशन का। ये बता रखा है पहले ही अभी कि आपकी पावर को बढ़ा, मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई करना पड़ता है, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उसको फिर आगे जाके, जैसे आपके घर के बाहर, आपके गली के बाहर, या फिर सॉरी आपके शहर के बाहर एक जीएसएस लगा हुआ है जो उस वोल्टेज को फिर कम भी करता है। आपके घर के बाहर जो लट्ठे पे लगे हुए ट्रांसफॉर्मर है वो उसको और कम कर रहे हैं, 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो ट्रांसफॉर्मर है फोन के अंदर लगा, चार्जर के अंदर लगा हुआ, वो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज कर रहा है, 5 या 11 वोल्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके जितने भी क्या कहते हैं, टीवी है या फिर आपके एसएमपी ऐसे कंप्यूटर वगैरह है, सबके सब कम वोल्टेज चलते हैं, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के आसपास चलते हैं सब, लेकिन सबके सब 220 वोल्ट लेते हैं। तो वहां पे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, किसके लिए, इनको स्टेप डाउन करने के लिए।
वोल्टेज को कम करना, करंट को बढ़ाना, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। और वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को कम करना, इसको हम बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में चलता है, वोल्टेज बढ़ा तो स्टेप अप, वोल्टेज घटा तो स्टेप डाउन। इंडस्ट्रियल यूज, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में अंदर, वेल्डिंग के अंदर, आइसोलेशन के अंदर, वेल्डिंग के अंदर ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, सबको पता है। ठीक है, सब कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कुछ अलग अलग बेसिस के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखे तब अपन बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन के बेस पे, कंस्ट्रक्शन के बेस पे आपके ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे पहले फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, चलो तो फंक्शन के बेस पे होते हैं 3 टाइप के। स्टेप अप जो आपके वोल्टेज को बढ़ा देता है या फिर करंट को कम कर देता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, पावर चेंज नहीं होती। आपने अगर देखा हो तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका P इक्वल टू होता है VI। तो ये पावर जो है वो सेम रहती है, हालांकि लॉसेस आइडियल केस में सेम ही रहेगी। अगर आपका वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, वोल्टेज बढ़ गया तो करंट को क्या होगा, कम कम होना पड़ेगा, ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो स्टेप अप क्या करता है, ये वोल्टेज बढ़ा देता है या फिर करंट को कम कर देता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है या फिर करंट को बढ़ा देता है। स्टेप अप के अंदर क्या होगा, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आपकी हाई टर्न्स, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे और वायर कैसा होगा, थिन वायर, थिन वायर यूज होगा। स्टेप डाउन में क्या होगा, आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर टर्न्स कैसे होंगे, लेस टर्न और थिक वायर। ठीक है, कम कम टर्न होंगे, ज्यादा मोटा वायर होगा। तीसरा होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, यूज होता है सेफ्टी के लिए। 2 सर्किट है आपने आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, अब इनके बीच में क्या है, आइसोलेशन है। अगर दूसरा पहला सर्किट आप पहले सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आग वाग लग जाती है, तो आपका दूसरा सर्किट बिल्कुल सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में फिजिकली कनेक्टेड ही नहीं है, समझे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ये सर्किट ये रहा, एक सर्किट ये रहा, कोई वोल्टेज चेंज नहीं होगा, करंट चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, बस एक बीच में बैरियर की तरह काम कर रहा है। जैसे कुछ भी हुआ ये बैरियर टूट जाएगा, आपका दूसरा सर्किट सेफ है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस में 2 टाइप के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, बता रखा है आराम से, जिसके अंदर 2 लिम्स, कोर टाइप के अंदर 2 लिम्ब होती है, सेल टाइप के अंदर 3 लिम्ब होती है। कोर टाइप में सबसे कम यूज करते हैं, सेल टाइप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कोर टाइप के अंदर एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, सेल टाइप के अंदर 2 मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। डिटेल वीडियो है इनके, देख लेना अगर कोई भी क्वेरी हो तो। ये वैसे भी किस लिए, सिर्फ रिवीजन के लिए। सप्लाई के हिसाब से सिंगल फेज 3 फेज होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सीटी होता है, एक पीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, 2 होते हैं। क्या तो ट्रांसफॉर्मर ये लिखे हुए हैं सबके, डिटेल वीडियो। पार्ट्स, अब मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं क्या, देखिए मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होता है इसका मेन टैंक। ये जो है मेन टैंक काम क्या करता है, वाइंडिंग इसी के अंदर रखी रहती है, वाइंडिंग पूरे ऑयल से भरी रहती है, और ये क्या करता है, वाइंडिंग को बाहर के एनवायरनमेंट से सपोर्ट, मतलब सेफ्टी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब वाइंडिंग इसकी हिलती डुलती नहीं है, स्टैटिक रखी हुई है। ऑयल भरा होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं मेन टैंक। इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, आपके इसके अंदर जैसे जैसे ऑयल कम होता जाता है तो कंजर्वेटर टैंक क्या करेगा, ऑयल की सप्लाई देगा, ताकि वाइंडिंग कभी भी बिना ऑयल के ना चले। दूसरी बात, कंजर्वेटर जब इसके अंदर हीट बनेगी, ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म होता है तो हीट बनती है, हीट बनती है तो ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ऑयल एक्सपेंड होता है, तब इस एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए भाई। अगर आपके ऑयल को आप एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं दोगे तो क्या होगा, ऑयल आपका आपके टैंक को फाड़ देगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक आधा भरा रहता है तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे एक्सपेंशन हुआ, ऑयल का लेवल यहाँ तक पहुंच जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी, जगह मिल गई है। जैसे ठंडा होगा वापस अंदर आ जाएगा, हवा अंदर। इसको बोलते हैं ब्रीदर। जब आपकी हवा अंदर आती है तो उस, अब बाहर से एनवायरनमेंट से हवा आ रही है वापस, तो इसके अंदर क्या है, ऑयल, मतलब ऑयल सॉरी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मॉइस्चर होगा, तो ये ब्रीदर डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर को रोक लेता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है जो मॉइस्चर को रोकता है, ब्रीदर के नीचे एक ऑयल कैप होता है जो डस्ट को रोकता है। ये रेडिएटर्स है, रेडिएटर का काम क्या होता है, ऑयल को ठंडा करने के लिए। आपका जो गर्म ऑयल है वो ऊपर होता है, तो गर्म ऑयल इनके अंदर फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक, और क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है तो इसीलिए जल्दी ठंडा होता है। जैसे कि आपके ट्रैक्टर वगैरह के रेडिएटर काम करते हैं उसी तरह से बिल्कुल।
ये आपका एक्सप्लोजन वेंट है। एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है, कोई भी सेफ्टी डिवाइस काम ना करे, ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल फटने के कगार पे है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर से पहले ये एक्सप्लोजन वेंट है, ये फट जाएगा, इसके अंदर वाल्व लगा होता है, ये फट जाएगा और सारा साल जो गर्म ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा, ट्रांसफॉर्मर फटने से बच जाएगा। ये बुशिंग्स हैं, पोर्सिलिन की बनी होती है, कॉन्टेक्टर मतलब जो आपके वाइंडिंग के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो यहीं से लगे होते हैं। अब इससे जो पोर्सिलिन लगाने का, ये बुशिंग लगाने का मतलब ये है कि आपके जितने भी वायर हैं वो बॉडी से टच नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्मर की से सीधे बाहर निकल रहे और स्ट्रॉन्ग भी है मामला। ठीक है, इसके अलावा होती है बकोज रिले, उसके बारे में भी बात करते हैं कि बकोज रिले क्या होती है। ये मेन पार्ट्स थे इसके बस ट्रांसफॉर्मर के। बकोज रिले, बकोज रिले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके ट्रांसफॉर्मर के ऑयल जब बहुत ज्यादा गर्म होगा, उबलने लग जाएगा, तो उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल भरा होता है, खनिज तेल होता है इंसुलेटिंग टाइप का, उसके अंदर गैस बनती है। तो उन गैसेस का पता लगाने के लिए और उन गैस के केस में आपके ट्रांसफॉर्मर को बंद करने के लिए बकोज रिले यूज होती है। इसके अंदर दो मर्क्यूरी स्विच होते हैं, पहला स्विच ऑन होता है तो आपके अलार्म बजने लग जाता है सिस्टम में कि आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको बंद करो या लोड को कम करो। ठीक है, अगर बाय फॉल्ट कैसे भी किसी ने नहीं सुना अलार्म कि भाई गैस बन रही है, तो दूसरा सर्किट, दूसरा जो स्विच है वो अपना थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा और ये खुद ब खुद आपके ट्रांसफॉर्मर का कर देगा, कट कर देगा, मतलब ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। आपका ट्रांसफॉर्मर सेफ, फटने से बचाने के लिए लगाते हैं सारी सारी इक्विपमेंट्स को अपन। ठीक है, अब ये होती है आपकी ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन इज द मस्ट थिंग यू हैव टू स्टडी बिफोर योर एग्जाम्स, जस्ट बिकॉज ईएमएफ इक्वेशन पिछला रिकॉर्ड है, हर बार पूछी जाती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन आपसे मस्ट है, डेरिवेशन बहुत जरूरी है, बुक में भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, जहां देखोगे आराम से मिल जाएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ईएमएफ की जो वैल्यू होती है इसकी होती है 4.44 F5M N। F है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, 5 mm मैक्सिमम फ्लक्स, N है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकल के आता है वोल्टेज टर्न रेशियो, जो आपके इक्वेशंस में काम आएगा, मतलब न्यूमेरिकल्स में, जो होता है आपका N1 बाय N2 इक्वल्स टू E1 बाय E2 इक्वल्स टू I2 बाय I1। ये आप इसको हम बोलते हैं वोल्टेज टर्न रेशियो, आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब अगर आपके जिस जिस रेशियो में आपके टर्न्स हैं वाइंडिंग के, उसी रेशियो में आपकी ईएमएफ होगा। लेट सपोज अगर आपकी पहली वाइंडिंग में 100 टर्न्स हैं, दूसरी वाइंडिंग में 150 टर्न है, तो रेशियो निकल के आ गया 1.5 का। तो अगर आपने पहली वाइंडिंग में 200 वोल्ट दिए हैं, प्राइमरी में 200 वोल्ट इनपुट दिया है, तो आपको सेकेंडरी में 300 वोल्ट का ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने प्राइमरी में, करंट इसका इनवर्स में चलता है, करंट का रेशियो आपका 1.5:1 हो जाएगा। तो अगर आपने 15 एम्पियर का करंट दिया था तो आपको 10 एम्पियर करंट बाहर मिलेगा। ठीक है, इस तरह चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना। ये एक्चुअली एक ए के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। अब इसी कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर अप है, स्टेप अप टाइप का है, स्टेप डाउन टाइप का है। ठीक है, चलिए, लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली दो टाइप के लॉस होते हैं। पहला होता है आपका, पहला जो होता है उसको बोलते हैं कोर लॉस, दूसरा होता है उनको बोलते हैं कॉपर लॉस। पहला होता है आपके कोर के अंदर, दूसरा होता है वाइंडिंग के अंदर। आयरन लॉस या फिर कोर लॉस सबसे ज्यादा जरूरी यही दो होते हैं, और दूसरा कॉपर लॉस। ठीक है, ये आपकी कोर के अंदर होगा। इसके दो टाइप होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, आपके कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बार बार चेंज होता है, इसी की वजह से आपकी कोर एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसकी वजह से आपकी जो कोर है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। इसीलिए आपकी जो कोर है वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने कभी सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर के पास से हम जाते हैं, हैवी बड़े ट्रांसफॉर्मर के पास से, तो आपका ट्रांसफॉर्मर एक हमिंग नॉइस क्रिएट करता है ऐसे करके, जैसे मच्छर भिनभिना रहे हो आसपास में। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो कोई मूविंग पार्ट ही नहीं होता जो आवाज क्रिएट करे, तो ये आवाज आती है आपकी कोर से। किसकी वजह से, हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। साथ में ये आपकी कोर को डैमेज करता है, उसके मटेरियल को वीक करता है। ठीक है, कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉस, और हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है एडी करंट लॉस, क्योंकि आपकी वाइंडिंग कोर भी क्या मेटल की बनी हुई है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कोर के अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं एडी करंट। ये करंट एडी करंट आपका हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस आपके जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ, मतलब कि आपका H = I² RT
किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कराया जाए तो दोनों मिलके हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, कॉपर लॉस को हम बोलते हैं यहां से आई स्क्वायर आर लॉस। कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस मतलब आपकी बाइंडिंग है उसमें करंट और रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बाइंडिंग गर्म होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉपर लॉस। ठीक है, ये दो होते हैं। इसके अलावा स्ट्रे लॉस क्या है, लीकेज फ्लक्स है, वो आवारा कुत्तों की तरह डोलता है। स्ट्रे का मतलब वही होता है ना, आवारा। तो हाँ, उसी तरह से ये जो लीकेज फ्लक्स है वो आवारा घूमता रहता है आपके पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर, थोड़ा सा लीक हो गए जो फ्लक्स है, और फिर जहां पे टकराएगा वहां पे करंट प्रोड्यूस करेगा और वो करंट आपकी हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे आपके वाइंडिंग में यूज होने वाला पेपर हो गया, इंसुलेटिंग ऑयल हो गया, ये धीरे धीरे खराब होते रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। वाइंडिंग इंसुलेशन है, ये सब चीजें। ठीक है, डिटेल में लिखा हुआ है, ये इनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस। अब देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, हमने जो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ये लॉसेस की वजह से क्या होता है, ये जो लॉस थे हमने जो पढ़े थे अभी, जैसे कि आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, आप जितनी पावर देते हो, P1 इनपुट पावर जितनी देते हो, वो आपको उतनी आउटपुट में नहीं मिलती। कुछ ना कुछ इसकी क्या है, हीट में चेंज होके इजेक्ट हो जाती है। अब उन्हीं को हम बोलते हैं लॉसेस। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर लॉसेस बिल्कुल क्या होते हैं, ये दोनों जो लॉसेस होते हैं सारे लॉस मिला के होते हैं जीरो, कोई लॉस नहीं होता। तो आपका P1 V1 इक्वल टू V2 V2 सॉरी V1 I1 इक्वल टू क्या होता है, V2 I2 होता है। ठीक है, पावर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब एक्चुअल बात यह है, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वायर नहीं है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो, रिएक्टेंस ना हो। ठीक है, इसीलिए ऐसा कोई ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है, एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है। इमेजिनरी क्यों, हमने सिर्फ सोचा है कि ऐसा एक होगा, कभी हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूज किस लिए होता है, यूज करते हैं हम रेफरेंस के लिए। हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो कितना एफिशिएंट है, उसको हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं इस ट्रांसफार्मर से, आइडियल ट्रांसफार्मर से। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 100% होती है इसकी इफिशियंसी। कितनी, 100% इफिशियंसी होती है इसकी। इसी के क्या करते हैं हम, इसका रेफरेंस लेके बाकी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी चेक करते हैं। दोनों लॉसेस के होने के बाद भी आपके जो अच्छे ट्रांसफार्मर जो हैं वो आपको फिर भी 98% तक की 98% तक की वो दे सकते हैं आपको एफिशिएंसी, ये प्रोवाइड करा सकते हैं ट्रांसफार्मर्स आपके। 100% नहीं हो सकती बट कभी भी। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है आपका। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ही सकते हैं, रिलक्टेंस क्या होती है, इंपेडेंस क्या होती है, रिएक्टेंस क्या होता है, सब कुछ। आगे बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना आपका बनता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर आपकी ऐसी इक्विपमेंट है, जैसे कि आपने कोई ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है, कोई ट्रांसफार्मर आपने बनाया, अब उसमें प्राइमरी वाइंडिंग आपने करी, सेकेंडरी वाइंडिंग करी। अब ये ट्रांसफार्मर आपको कितने इनपुट पे कितना आउटपुट देगा फिक्स हो गया। ये आपने 220 वोल्ट का इनपुट दे रखा है, आउटपुट में आपको 440 वोल्ट मिल रहा है, फिक्स है। पर ये आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि आप 220 वोल्ट का इनपुट देके 500 वोल्ट ले लो या 300 वोल्ट ले लो या 15 वोल्ट लो, चेंज नहीं कर सकते आप इसको। इसकी कंस्ट्रक्शन को चेंज करके कर सकते हो, बस बिना कंस्ट्रक्शन को वाइंडिंग को चेंज करे आप नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है इसको कम करने के लिए हमने जो बनाया, एक बनाया ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये टेपिंग के थ्रू चलता है हमारा। दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ एक कॉइल होती है। कितनी, सिर्फ एक कॉइल होती है इस पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर। कॉपर लॉस भी कम होते हैं इसके अंदर, लॉस मतलब दोनों लॉसेस कम होते हैं, कम कैपेसिटी पे चलता है। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वैरिएक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, वैरिएक भी बोलते हैं। वैरिएक मतलब आपने अगर देखा होगा अपने इलेक्ट्रिकल लैब में जो नोब होती है ना, किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी मोटर जनरेटर सेट में या कहीं पे भी जो एक घुमाने का नोब है, वो घुमाने वाली, वो वैरिएक ही है, उसी को हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। होता क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, इसी को हम प्राइमरी तरह यूज करते हैं, इसी को सेकेंडरी तरह यूज करते हैं। जब आपको स्टेप डाउन करना है, पूरी जो आपने वोल्टेज दिया है पूरी वाइंडिंग के हर एक टर्न में इक्वली डिवाइड हो चुका है। लेट सपोज आपने 1000 वोल्ट्स इनपुट में दिया था, ठीक है, वाइंडिंग के अंदर 200 टर्न्स है, तो आपकी जो एक टर्न है वो 5 वोल्ट कंसिस्ट करके
बैठा है। अगर आपने अब दो वायर, ये दो वायर लगाए हैं सेकेंडरी पे, सेकेंडरी वाइंडिंग के, एक वायर तो कॉमन है ही है, दूसरा वायर आपने लगा दिया कितने, लेट सपोज 65 टर्न्स पे, 65 टर्न्स में कि मतलब दोनों वायर कितने 65 टर्न्स लिए, तो आपको इंटू 5 करने पे कितना मिल जाएगा, 30, 300, 500, 325, 325 वोल्ट्स आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। स्टेप डाउन हो गया, स्टेप अप करना है तो इधर से इनपुट दो, इधर से आउटपुट लो, क्योंकि अभी पूरी वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग एनर्जाइज हो चुकी है, तो ये वाली वाइंडिंग भी इसी के इन्फ्लुएंस में है, तो क्या होगी यहाँ पे फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इसमें करंट बन जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप अप कर सकते हो, बस यही है और कुछ नहीं है। और ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे यूज होता है, सबसे ज्यादा आपकी लेबोरेटरीज में यूज होता है, वोल्टेज वेरिएशन के लिए यूज होता है, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, वेल्डिंग के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं अपन। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या है, ये सब है। डिसएडवांटेज हाई पावर पर काम नहीं कर सकता, और बाकी सारी चीजें भी लिखी हुई है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ये सब चीजें, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का जो डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। स्टार्टिंग में जब कोई लोड नहीं है ट्रांसफॉर्मर पे, ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा सेकेंडरी का, आपने जैसे सेकेंडरी पे लोड डाला उसका वोल्टेज गिर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। इन दोनों का जो परसेंटेज डिफरेंस है कि कितना डिफरेंस आया वो तो ठीक है, कितना परसेंट डिफरेंस आया, तो जब फुल लोड के रेस्पेक्ट में देखते हैं कितना परसेंट डिफरेंस आया, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेशन है, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर स्पीड रेगुलेशन आता है। ओपन सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर की सेकंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ के फुल लो मतलब पूरे रेटेड वोल्टेज पे चलाते हैं ट्रांसफार्मर को, फिर देखते हैं कितना करंट ले रहा है, इससे हम चेक करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉस कितने हैं। इसके अलावा आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर पूरा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और फिर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज देके देखते हैं करंट की वैल्यू कितने खींच रहा है, मतलब कितना करंट ले रहा है, उससे हम पता करते हैं क्या इसका कॉपर लॉस कितने होंगे हाईएस्ट जाके। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी के अंदर ही पूरा पूरा रेजिस्टेंस है, प्राइमरी के अंदर ही मानते हैं, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को प्राइमरी के अंदर कंसीडर करके फिर कैलकुलेशन करते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म हो सके, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट सर्किट। ये सारे अब तक के न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके आरटी में अब तक पूछे गए हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, एक बार इनको देख के जाइएगा सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अगर 3 चैप्टर से देख लिया आपने ढंग से तो 60% पेपर तो आपको वैसे खत्म हो जाएगा। सिर्फ इन 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा कवर होते हैं। उसके अलावा पावर कन्वर्टर्स, ये कर जाओ, मैं बोल रहा हूं 90% पेपर खत्म है आपका, कुछ नहीं बचेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, पहली बात तो समझते हैं मशीन क्या होती है। मशीन एक ऐसे इक्विपमेंट, देखिए मशीन होने की 3 कंडीशंस है, 2 कंडीशन बेसिकली सबसे ज्यादा। तो पहली चीज वो आपका पावर कन्वर्जन करे, एनर्जी आपकी एनर्जी होती है किसी ना किसी फॉर्म में होती है, लेकिन एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कैसे भी। तो एक ऐसा इक्विपमेंट जिसके अंदर पहली बात तो क्या हो, एक मूविंग पार्ट हो, और दूसरी चीज वो क्या करे, एनर्जी कन्वर्जन करे, उसको हम बोलते हैं मशीन। समझे, पहली बात तो एनर्जी कन्वर्जन करे और उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट हो, उसको हम बोलते हैं मशीन। अब मोटर जो है, ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं, ट्रांसफार्मर आपका एनर्जी कन्वर्जन करता है, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक को वापस इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये एक्सेप्शन है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी मोटर है, पंखे है, इंजन है, ये सब क्या है, मशीन है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन, ऐसी मशीन जो डील करे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, या तो वो किसी और एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, फिर से सुनो, या तो किसी एनर्जी के किसी और फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज करे बाय द मैकेनिकल मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे बहुत सारे होते हैं, मशीन में मशीन के टाइप है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है देख ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप की होती है, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है हमने पूरा देख लिया, मोटर जनरेटर के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज समझ लो यहाँ से कि आपके जो मोटर और जनरेटर दोनों हैं, ये जो दोनों चीजें वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, मोटर भी दो टाइप की होती है और जनरेटर भी दो टाइप के होते हैं जो मेनली है। एक तो होते हैं आपके एसी और दूसरी होती है डीसी मोटर। ठीक है, जनरेटर भी आपके एसी टाइप के होते हैं और डीसी टाइप के होते हैं। जो एसी जनरेटर होता है उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डायनेमो। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है दोनों में और वर्किंग प्रोसेस क्या क्या है। आगे बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। डीसी मोटर की बात कर रहे हैं पहली बात तो हम। इलेक्ट्रिकल मशीन काम करती है आपकी, इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। किस पे, मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स काम करती हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बेस सिद्धांत पे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, आपके अगर मोटर है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है। अगर आपका जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ठीक है, मोटर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। पहले इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, फिर मैग्नेटिक में, फिर मैग्नेटिक को वापस इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का काम है किसका, आपके ट्रांसफॉर्मर का। अब बात करते हैं अगर डिटेल में तो मोटर की बात करते हैं। मोटर क्या है, मोटर आपकी ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल को किस में चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। किसके थ्रू करती है, एक लॉ आता है आपका जिसको हम बोलते हैं, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं हम। डीसी मोटर काम करती है आपके लॉरेंज लॉ पे। किस पे काम करती है, लॉरेंज लॉ पे। अब ये लॉरेंज लॉ क्या है, लॉरेंज लॉ क्या होता है आपका, लॉरेंज लॉ बोलता है कि अगर आपकी आपके किसी वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, आपने दो मैग्नेट ली, एन पोल की, ये एस पोल। ठीक है, आपने यहां पे क्या किया, एक वायर को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वायर रखा तो रखा, लेकिन आपको इस वायर को रख तो दिया, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करानी चाहिए थी। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे हुए वायर में बिजली फ्लो कराओगे, बिजली फ्लो कराने के लिए यूज करोगे, तो आपके वायर, आपका जो वायर है वो हिलने लग जाएगा। वायर के अंदर क्या होगा, कंपन होने लग जाएगा, मतलब कि वायर को अपने ऊपर क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, और इसी लॉ को हम बोलते हैं क्या, लॉरेंज लॉ। ठीक है, लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा एफ एक्स टू बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है यहाँ पे, ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी किस में होती है, ये होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, आई है आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और एल क्या है यहाँ पे, एल दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एल एल क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इन तीनों के मल्टीपल के बराबर होता है आपका क्या, फोर्स लगने वाला किस पे, वायर पे। इसी से काम, जब हम इसी फोर्स को एक सही डायरेक्शन के थ्रू, मतलब डायरेक्शन देके यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोटर। अभी जो लगने वाला फोर्स है इसको डिटरमाइन करने के कुछ तरीके भी होते हैं, मतलब कितना फोर्स होगा ये तो हमने देख लिया, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा भाई। अगर आपको इस फोर्स को कंट्रोल करना है, ये जो फोर्स है इसको यूज करने के लिए इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए पता तो हो कि है किस डायरेक्शन में, तो मोटर पे, मतलब वायर पे लगने वाले फोर्स को की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो ऐसे होता है। ठीक है, आप तीनों उंगलियां हैं उनको 90 डिग्री के एंगल पर रखो, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आपका भी एक करंट, आपकी ये बीच वाली उंगली ये दिखा रही है करंट की डायरेक्शन, ये दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, जनरेटर केस में राइट हैंड रूल चलता है। अब मोटर के जनरेटर है, जनरेटर काम करता है आपका वही फैराडे सर्किल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के
रूल पे, किस पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सॉरी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है क्या, आपका डीसी जनरेटर। एसी भी, एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। अब अगर इसमें आपको बनने वाले करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सॉरी ये घूमने की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ये दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये दिखा रही है किसकी, आपकी जनरेटर की मूवमेंट डायरेक्शन, तो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, एंटायर डीसी मशीन बेसिकली। क्या इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किसका क्या यूज है, और दूसरी बात कहां पे अरेंज है, इसी को देखना हमारा क्या है। अभी भी जो कल का इलेक्ट्रिकल मशीन जो थर्ड सेम का पेपर हुआ है उसके अंदर एक पूरा का पूरा डायग्राम पूछा है, किसका, डीसी मशीन का। 10 नंबर का सीधे डायग्राम पूछा है, बस लेबल डायग्राम, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाना है। मैं बताऊंगा अभी कैसा डायग्राम बनेगा बस, और सिर्फ नाम लिखने, और 10 नंबर पूरे आपके एक पन्ने में बनेगा पूरा। बहुत ज्यादा हुआ तो आपको कुछ पार्ट्स के नाम भी पूछ लेगा कि क्या क्या है, क्या क्यों काम आते हैं, बस पूरा। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है पूरी सेपरेट, ये सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करके क्यों होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ, और वाइंडिंग के टाइप्स भी। तो देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन का क्या है, एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ठीक है। एक सेकेंड, तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, किसका, इलेक्ट्रिकल मशीन का। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, ये आपके मोटर के लिए भी यही है, जनरेटर के लिए भी यही है। दोनों का जो डायग्राम है वो क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है। दोनों क्या होते हैं, जो बोलते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, वो है ये बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं, जुड़ा हुआ ही है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। अगर आप किसी मशीन को मोटर की तरह यूज कर रहे हो, दूसरी केस में आप उसमें उसको जनरेटर तरह भी यूज कर सकते हो बिना कोई चेंज करे। तो देखिए होता क्या है, इसमें सबसे पहले आता है आपका योक या फिर फ्रेम। अब ये क्या होता है, ये आपके मशीन की आउटर बॉडी होती है, जो आपका काम क्या करती है, आपके मशीन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, धूल मिट्टी धूप से बचाती है, ठीक है, योक बोलते हैं उसको। योक के अंदर होती है आपकी कोर, क्या होती है, कोर। कोर क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो अभी छोटी सी मोटर थी, आपने जो खिलौने में देखी हुई मोटर लगी देखी होगी, वो जो मोटर है उस पर क्या लगा हुआ भाई, उसमें लगी हुई है परमानेंट मैग्नेट्स। क्या लगी हुई है, परमानेंट मैग्नेट लगी होती थी साइड में। उन सब बहुत ज्यादा खेलते थे, खिलौने लेके आते थे इसलिए क्योंकि उनको तोड़कर उनकी मोटर को यूज ले सके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो मोटर है वो तो मैग्नेट से चल गए, परमानेंट मैग्नेट से। लेकिन अगर आपको बड़ी मोटर यूज करनी है, बड़ी मोटर बनानी है डीसी मोटर, तो क्या आप उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा पाओगे, नहीं लगा सकते गुरु। वहां पे आपको परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा सकते, क्यों, दो वजह है। पहली बात तो वो मैग्नेट इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी मशीन के लिए कितनी बड़ी मैग्नेट लगानी पड़ेंगी, ठीक है, उनको अरेंज करना मुश्किल, फिर उनको जब खराब हो जाएंगी तो रिप्लेस करना, और खराब भी जल्दी होंगी, क्यों, क्योंकि मशीन है, हीट हो रही है, और मैग्नेट जो है आपकी वो हीट होने में क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी लूज करती है, रिप्लेस कराते डोलो हर साल। तो इसीलिए हम परमानेंट मैग्नेट तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते बड़ी मशीन में। तो हमको क्या यूज करनी पड़ेगी, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फायदे इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इजीली तो लग जाती है, खराब हो तो उसे बाइंडिंग चेंज करनी है, मन चाहा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स उससे मिल जाएगा आपको। इतनी सी कॉल से आप इतनी बड़ी मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फ्लक्स वो कर सकते हो, क्या करते हैं, अचीव कर सकते हो आराम से। इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं किसमें, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लगा रहे हैं साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। जो वायर लॉ के अकॉर्डिंग जो वायर हमने रखा था ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वही मैग्नेटिक, उन्हीं मैग्नेट की बात कर रहे हैं। अब ये जो है इनको हम बोलते हैं क्या, कोर, फील्ड वाइंडिंग कोर। कोर के रूप में हम जो फील्ड वाइंडिंग है उसको लगाते हैं जिन पे, उनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग पोल्स। तो ये जो है आपके, ये जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्या, फील्ड वाइंडिंग पोल्स बोलते हैं। अब ये पोल है ना एक्चुअली ऐसे शेप के नहीं होते, ये जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरह के होते हैं दिखने में।
एक मशीन के अंदर इस तरह के लगे होते हैं पोल्स, ठीक है, क्योंकि बीच में आपका आर्मेचर ऐसे लगा होता है। तो अब इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके। पहला तो ये पार्ट जहां पे आपकी क्या है वाइंडिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल कोर। और फिर ये जो पार्ट है जहां पे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा इकट्ठा होता है आगे, ये जो फैला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल शू। हाँ वही पोल का जूता, पोल शू, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये क्लियर हुआ, इसको तो हम बोलते हैं क्या पूरी, और फिर इसमें होने वाली वाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसमें होने वाली वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। अंदर बात करते हैं, इसके बीच में होता है आपका आर्मेचर। क्या होता है इसके बीच में, आर्मेचर। जैसे आप देख सकते हो ये असली मशीन की फोटो है, तो ये जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये जो लगा हुआ ना ये जो दिख रही है वाइंडिंग के अलावा, ये हो आपका पोल कोर, ये हो आपकी फील्ड वाइंडिंग। अब ये जो है आपका पूरा, इसको हम बोलते हैं क्या, आर्मेचर। अब आर्मेचर को अलग से समझते हैं। आर्मेचर के अंदर आपके कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। बाय द वे, इसको जो पूरी मशीन है उसका वो पार्ट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता उसको स्टेटर बोलते हैं, और जो पार्ट घूमता है उसको रोटर बोलते हैं। इस केस में आपका जो आर्मेचर है वो रोटर है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक बेसिकली आर्मेचर का डायग्राम, मतलब एग्जैक्टली रियल लाइफ फोटो है। आर्मेचर आपका कुछ ऐसा होता है दिखने में, हर एक डीसी मशीन का आर्मेचर इसी तरह का होता है। होता क्या आर्मेचर, आर्मेचर और आपने एक वर्ड सुना होगा शाफ्ट। शाफ्ट और आर्मेचर में क्या अंतर है, देखिए शाफ्ट होती है आपकी एक सिंपल स्टील या फिर लोहे की रॉड जो घूमती है, जो आपको बाहर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। अब शाफ्ट में और इसमें क्या कहते हैं आर्मेचर में क्या डिफरेंस है, अगर आप उसी शाफ्ट को लेके उसी के ऊपर क्या करो, कोर लगा दो, उसी के ऊपर कम्यूटेटर्स वाइंडिंग वगैरह सब कुछ लगा, वाइंडिंग वगैरह सब कुछ इक्विपमेंट लगा दो, तो उसी पूरे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे आर्मेचर। सिंपल हुई तो शाफ्ट है, पूरा कॉम्बिनेशन आर्मेचर कहलाता है। जैसे इस केस में क्या है, अब ये जो है आपकी, ये तो है इसकी शाफ्ट। शाफ्ट के बाद ये जो एरिया आया, ठीक है, वही सॉफ्ट आयरन से बनाई हुई है कोर। आपकी जो कोर होती है सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन से, या फिर सीआरजीओ कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड आपके मटेरियल से बनाई जाती है कोर। तो इसको हम बोलते हैं क्या, आर्मेचर कोर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर स्टैक या फिर आर्मेचर कोर। अब इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, पूरी पूरी वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर की। ये वो वायर हो गया जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखा था, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर्स। अब है क्या है, आपकी मशीन घूम रही है, ठीक है। लॉरेंज लॉ के केस में जो वायर मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखा था उसको सप्लाई देनी है, लेकिन अब ये वायर तो ऐसा भाई, आपने सप्लाई दी और घूम के दूर चला जाएगा। भाई फोर्स लगा उस पर, उसने फोर्स फील किया और चला गया दूर। फिर आप उसको बार बार कहाँ पे सप्लाई देते तो घूमोगे, आप उसको पकड़ के भी नहीं बैठ सकते। अगर आपने उसको पकड़ के कस दिया और फिर सप्लाई दी तो फिर उस फोर्स के लगने का कुछ मतलब नहीं है। आप उसको मूव करने नहीं दे रहे तो आप कहाँ से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जनरेटर केस में बात करें तो जो करंट मिल रहा है वो मूव होने वाले वायर में मिल रहा है। अब मूवेबल वायर से आप करंट कैसे निकालोगे बार बार, तो दोनों ही केस में क्या है, आपका आर्मेचर घूम रहा है, करंट इसके अंदर जा रहा है या फिर इससे बन रहा है, लेकिन आर्मेचर आपका घूम रहा है। आपको चाहिए बिल्कुल स्टैटिकली करंट, ठीक है, कोई मूवमेंट ना हो, कुछ नहीं। तो ये जो कम्यूटेटर्स जो हैं आपके, वो आर्मेचर में बनने वाले करंट को बाहर सप्लाई करते हैं इवनली, ठीक है। दूसरा फायदा, मोटर के अंदर, सॉरी जनरेटर के अंदर जो करंट बनता है वो बनता है आपका कैसा, एसी नेचर का। जी हाँ, एसी नेचर का करंट बनता है, लेकिन डीसी जनरेटर है, आपको चाहिए भाई डी सप्लाई। तो ये जो एसी नेचर का जो करंट है वो आपको बाहर मिलता है डीसी में, जिसको चेंज करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर। मोटर केस की बात कर रहे हैं, आपने सप्लाई दी डीसी, लेकिन मोटर को चाहिए एसी, मोटर की सप्लाई को एसी करंट चाहिए इसको हर टाइम पे। जैसे आपका आर्मेचर पूरा 90 डिग्री घुमा, आपकी जो सप्लाई का जो नेचर है वो भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो कैसे हो, तो वो काम करने वाला भी कम्यूटेटर्स। होता क्या है, कुछ नहीं है, एक आपकी जो कोर है, सॉरी वो शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर हमने माइका चढ़ाई, माइका के ऊपर कॉपर की पतली पतली पत्तियां लगा दी, और आपके सारी सारी वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन इसी के अंदर कर दिए। वाइंडिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग और एक होती है
वेव बाइंडिंग। ठीक है, लैप बाइंडिंग के अंदर आपके नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। वेव बाइंडिंग के अंदर आपके पैरेलल पैरेलल पाथ्स होते हैं वो आपके दो होते हैं। ये दोनों बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है वाइंडिंग के अंदर। कुछ है तो यही है, वाइंडिंग के टाइप क्या है, दोनों के फायदे नुकसान क्या है, दोनों की स्पेसिफिकेशन ये है। ठीक है, ये वो ब्रशेज है जो आपके कार्बन से चिपक के चलते हैं। आपने सुना होगा ना कई बार आपकी ड्रिल मशीन कहते हैं कि इसके ब्रश घिस गए, ब्रश घिस गए, वो यही ब्रश होते हैं जो उससे टच होकर चलते हैं। बैरिंग है, बैरिंग आपको पता ही क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है मूवमेंट के लिए, लॉस सबसे कम फ्रिक्शन वाला एरिया। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्म मोटर की या जनरेटर की बात करें तो ये होती है। अगर आप बात कर रहे हो मोटर की, कि आपके मोटर की तरह यूज कर रहे हो, तो मोटर केस में ये होता है आपका क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। जनरेटर केस में बात करें तो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, वो ईएमएफ डिपेंड करता है आपका एक तो फाई पे, कि कितना आपका क्या है फ्लक्स कितना ज्यादा बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, आपका आर्मेचर कितनी स्पीड से घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इक्वल टू के फाई है। अब ये जो के है ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपने जो मशीन बनाई है, बना के रेडी की है, उस पूरी मशीन के अंदर सब कुछ फिक्स हो जाता है। आपके पाथ फिक्स हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर कैसे हुए वो फिक्स हो जाते हैं, वाइंडिंग कैसे हुई है वो फिक्स हो जाते हैं, कितने पोल्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, कितने कंडक्टर लगे हो वो फिक्स हो जाते हैं, सब कुछ फिक्स हो जाता है ना मशीन के बनते ही। तो ये कांस्टेंट ये के भी फिक्स हो जाता है। अगर आप प्रॉपर ईएमएफ इक्वेशन देखोगे किसी भी उसकी, तो वो निकल के आती है E इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां से। के की वैल्यू वो है आपकी पी जेड फाई पी सॉरी E इक्वल टू पी जेड फाई एन अपॉन में 60A। ये है आपकी एक्चुअल ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं। आज जो पूरा पूरा पेपर आया था इलेक्ट्रिकल मशीन का, वो पूरा का पूरा पेपर इसी इक्वेशन के ऊपर आया है। किसी में इक्वेशन पूछ ली, किसी में न्यू, और 5-5 तो न्यूमेरिकल आए, 4-5 न्यूमेरिकल आए सिर्फ इसी पे बेस्ड। तो ये एक्चुअल बताऊं आपके साथ हो सकता है इसलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन याद रखना, और ये बैक ईएमएफ की इक्वेशन भी बन जाती है जब आप बैक ईएमएफ की बात करते हो। अब टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर आपने पढ़ रखे हैं आराम से। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या है, जब आप है ना वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देते हो और आर्मेचर से करंट अलग से निकालते हो, मतलब वाइंडिंग आर्मेचर को चलाने, मतलब जनरेटर को चलाने के लिए आपको पहले इसको सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से। तो फील्ड वाइंडिंग जब डीसी सप्लाई अलग से देते हो तो उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फिर होते हैं आपके सेल्फ एक्साइटेड। तीन टाइप के होते हैं, सीरीज शंट कंपाउंड। सीरीज शंट सेपरेट सेल्फ एक्साइटेड मतलब आपकी जो वाइंडिंग है वो, मतलब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ ही जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। तीन टाइप होते हैं आपकी फील्ड वाइंडिंग, आप आर्मेचर के साथ किस तरह जोड़ रहे हो उसके हिसाब से तीन टाइप है। पहला आपने जब आर्मेचर को और फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ दिया, इसको बोलेंगे शंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, शंट। शंट कॉम्बिनेशन बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो ये शंट जनरेटर। अगर आपने आर्मेचर को और फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ दिया तो फिर आपकी होगी आपका सीरीज जनरेटर। ठीक है, अगर आपने दो फील्ड वाइंडिंग ली, एक को पैरेलल में जोड़ दिया, एक को सीरीज में जोड़ दिया, मतलब कि पहले आपने क्या किया, एक आर्मेचर वाइंडिंग ली, ठीक है फील्ड वाइंडिंग, इसको आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगाया और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सीरीज वाइंडिंग के साथ कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड वाउंड। लेकिन कंपाउंड में भी कौन सा टाइप, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट या फिर इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल। दूसरा होता है आपका, जब आपने आर्मेचर के साथ पहले सीरीज वाइंडिंग जोड़ी, अब इन दोनों के साथ में एक शंट वाइंडिंग जोड़ी, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट या फिर कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव टाइप कंपाउंड वाउंड जनरेटर। यही सेम टाइप जो है आपके मोटर के भी होते हैं, तो ध्यान रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब बात करेंगे तो डीसी सीरीज मोटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में जब शंट वाइंडिंग की बात, शंट मोटर की बात करेंगे हम, चलो मोटर आने तो बात करेंगे। ये लॉसेस हैं, पता है सारे सारे ट्रांसफार्मर वाले लॉसेस हैं, बस एक लॉस एक्स्ट्रा है इसमें, वो है मैकेनिकल, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है तो एक मैकेनिकल लॉस ज्यादा होता है। एफिशिएंसी वो आउटपुट अपॉन इनपुट नीटा। बैक ईएमएफ क्या होता है ये जरूर सुन लो। बैक ईएमएफ बेसिकली जब आप मोटर को सप्लाई देते हो, मोटर घूम रही है, मोटर का कोई ना कोई हिस्सा जो है जहां पे सप्लाई नहीं जा रही,
अब वो जो खाली हिस्सा है, वो जो वाइंडिंग का खाली भाग है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में है, वो खुद का ही ईएमएफ बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है, वायर है, चेंज हो रहा है, तो भाई ईएमएफ बनाएगा। अब बाय फॉल्ट ये जो ईएमएफ है वो उल्टी नेचर का बनता है। अगर आपने सप्लाई दी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो जो बनेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगा। तो ये आपके मेन सप्लाई से ऐड होके क्या करेगा, मेन सप्लाई की पोटेंशियल को कम कर देगा। तो इस जो बनने वाला ईएमएफ था उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, ये काम करता है एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सप्लाई वोल्टेज। काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं इसको। फॉर्मूला वही होता है जो मैंने बताया, EB PZN बाय 60A। ठीक है, 5 P5ZN बाय 60A। मोटर केस में ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है, और जनरेटर केस में यही मेन ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है। टॉर्क डीसी मोटर में, ठीक है, बाइंडिंग जैसे जरूरी होते हैं, टॉर्क भी उतना ज्यादा जरूरी होता है बनाने के लिए, मतलब मोटर को घूमने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और टॉर्क जो होता है आपका, वो मोटर का सीधे सीधे डिपेंड करता है आपके फ्लक्स पे और करंट पे। लगने वाला फोर्स जो है टॉर्क फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट पे और बनने वाले फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। डीसी मोटर टाइप वही सारे टाइप्स हैं। स्पेशल केस जो है वो जिसके अंदर स्टेपर मोटर, BLDC मोटर वगैरह ऐड हो जाती है, क्योंकि मोटर की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बहुत ज्यादा टाइप बनाया हमने। लेकिन है वही है, सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ में शंट सीरीज कंपाउंड, कंपाउंड में शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। स्पेशल केस में आ जाती है आपकी BLDC मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, और ये सारी होती है वैसे तो, और तो कोई है नहीं। हाँ, ठीक है। सेपरेट एक्सेस वो लेके हुए हैं, टाइप्स इसके वही सब हैं। डीसी शंट मोटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट सीरीज कंपाउंड, इनके बस फायदे नुकसान लिखे हुए सबके, वो देख लेना। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, क्योंकि दोनों दोनों का सेम ही होगा। बस डीसी सीरीज मोटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। यही हमारी यूज होती है सबसे ज्यादा हाई स्पीड वाले कामों के अंदर, आपकी ड्रिल मशीन, आपकी मिक्सर, इन सब के अंदर डीसी सीरीज मोटर यूज होती है। शंट मोटर यूज होती है जहां पे एक्यूरेट स्पीड का काम है, बिल्कुल स्पीड एग्जैक्टली कांस्टेंट रखनी है आपको, कहीं भी बिल्कुल दिक्कत ना आए, स्पीड एग्जैक्टली जब कंट्रोल चाहिए स्पीड पे, तो आपकी शंट मोटर यूज करते हैं हम, डीसी शंट मोटर। ठीक है, ये सबके टाइप्स लिखे हुए हैं, फायदे नुकसान लिखे हुए हैं। स्पीड रेगुलेशन मैंने बताया भी, ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन, इसके अंदर स्पीड रेगुलेशन। जब आप मोटर को बिना किसी लोड रखे चलाते हो, मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब आप जैसे आपने मोटर को कनेक्ट किया किसी लोड से, मतलब चक्की वगैरह से कनेक्ट किया, तो आपकी स्पीड की कम हो जाती है मोटर की। तो जो डिफरेंस आया उसी को हम बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। अगर आप इसका परसेंटेज डिफरेंस निकाले तो स्पीड रेगुलेशन बराबर नो लोड पे स्पीड माइनस फुल लोड पे स्पीड अपॉन में फुल लोड पे स्पीड इंटू 100, ये स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एसी मशीन की। एसी मशीन भी आपकी बेसिकली दो टाइप की होती है आगे जाके। अब हम डीसी बात नहीं कर रहे, एसी पे बात कर रहे हैं। एसी मशीन आपकी दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी सिंक्रोनस, दूसरी होती है एसिंक्रोनस। इस सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का चक्कर क्या है, ये अभी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन समझ लो पहली होती है सिंक्रोनस एसी मशीन, दूसरी होती है एसिंक्रोनस एसी मशीन। अब सिंक्रोनस के अंदर दो टाइप होते हैं आपके, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर वो जनरेटर है जो हम आपके पावर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर वो मोटर है जो आपकी जितनी भी जगह पे अच्छी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का यूज होता है ना, जैसे कि आपकी कन्वेयर बेल्ट्स, जैसे कि आपकी लिफ्ट वाली मोटर, ये सब के सब में हम कौन सी सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, इसकी एग्जैक्ट स्पीड पे काम करती है। हम जैसे चाहे इसकी स्पीड को वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एसी पे काम करने वाली सबसे बेस्ट स्पीड कंट्रोल मोटर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर ये वो जनरेटर है जिसके थ्रू ये बिजली जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो सबकी सब आपका फोन जैसे चार्ज हो रहा है, मैं से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब कुछ ये सब बिजली सिंक्रोनस जनरेटर से बन के आ रही है। ये तो होगा सिंक्रोनस का हिस्सा पूरा। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस को हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन मोड। अब एसिंक्रोनस की बात करेंगे तो इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक तो एसिंक्रोनस मोटर, एक एसिंक्रोनस जनरेटर। एसिंक्रोनस मोटर को ही हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर भी दो टाइप की होती है आपकी यहाँ पे, एक तो सिंगल फेज और एक थ्री फेज। ठीक है, हमारे थ्री फेज है यहाँ पे कोर्स में, थ्री फेज को पढ़ने वाले। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है,
इसके आने की संभावना क्वेश्चन पेपर में पूरे पूरे 70% है, 70 से 80% की आएगी। इसका वर्किंग प्रोसेस आएगा, या फिर एक काम कैसे मतलब काम कैसे करते हैं वो पूछा जाएगा, या फिर इसका कंस्ट्रक्शन आएगा, या फिर इसके फायदे नुकसान आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी पूछा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा इंडक्शन मोटर का। ठीक है। और फिर होता है आपका एसिंक्रोनस जनरेटर। बेसिकली होता नहीं है एसिंक्रोनस टाइप का जनरेटर, आपका कोई होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम एफिशिएंसी वाला होता है, बना सकते हैं। अब इंडक्शन मोटर के दोनों टाइप हो गए, सिंगल फेज, थ्री फेज। अब कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी स्क्वायरल केज, एक होती है आपकी वायर बाउंड। ये दोनों इंडक्शन मोटर के टाइप है। स्क्वायरल केज और ये वायर बाउंड, ये दोनों रोटर के टाइप है। इसके रोटर के टाइप हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्क्वायरल केज को। तो समझ में आया। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस के भी दो मोटर जनरेटर। एसिंक्रोनस मोटर को हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं। सप्लाई के हिसाब से दो टाइप की होती है, सिंगल फेज, थ्री फेज। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी दो टाइप की होती है, वायर बाउंड और स्क्वायरल केज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है। मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी दुनिया में जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई थी ना, थैनोस चुटकी बजाई आधी दुनिया खत्म। ठीक है, अगर आप चुटकी बजा के इंडक्शन मोटर को साफ कर दो दुनिया से, तो आपकी पूरी दुनिया रुक जाएगी, पूरी दुनिया एग्जैक्टली रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो मोटर है जो आपकी पूरी दुनिया का 90% लोड चला रही है। 90 to 94% तक कर सकते हो आप। 90 to 94% जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क है वो इसी पे चल रहा है। किस पे? थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे। बेसिकली इंडक्शन मोटर पे चल रहा है। थ्री फेज इंडक्शन, चलो हम मान लेते हैं सिंगल फेज थ्री फेज में डिवाइड कर लोगे, लेकिन इंडक्शन मोटर के ऊपर 90 to 94% तक का, 95% तक का लोड चल रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट मोटर है। एग्जाम्पल की बताए तो आपके घर में लगे हुए पंखे, आपके घर में लगे हुए पानी मोटर, आपकी जो जिस जगह से आटा चक्की मतलब आटा पिस के आता है, ठीक है, गेहूं पिस के आते हैं। इसके अलावा आपके पानी की मोटर जो खेती वगैरह में यूज होती है, आपके सबमर्सिबल वाली, ये सारी की सारी जो मोटर जो होती है सब इंडक्शन मोटर, सब इंडक्शन मोटर है। सब पंखे वगैरह जब सब कुछ। एसी पे जब भी मोटर की बात होगी तो इंडक्शन मोटर यूज करी जाएगी। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब लिखे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मोटर होती है, बहुत ही ज्यादा, सॉरी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी में थोड़ा मात खा जाती है कि पावर फैक्टर वीक हो जाता है इसका, लैग में पावर फैक्टर देती है, क्योंकि इसको रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा चाहिए। फायदा क्या है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल, आप भी मोटर को खोल के कस दोगे तो भी चलेगी। फायदा क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो नाम का है ही नहीं है। साल में 2-3 साल 5 साल में एक बार जाकर पंखा फूकेगा आपका। आपको पता है 2-3 साल में जाके एक बार पंखा फूकता है, अगर ऑयलिंग करके रखते हो प्रॉपरली तो होता ही नहीं है खराब। बहुत सारे पंखे आपके घर में ऐसे होंगे, बहुत सारे पंखे पानी की मोटर आपके जन्म से पहले के और अभी तक चल रहा है बढ़िया। तो इंडक्शन मोटर भाई दादा दादा लोग, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, किंग शेर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन चीज सबसे सिंपल है, एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग है, रोटर के अंदर बार है, खत्म बस। स्टेटर है, स्टेटर के अंदर क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग है, ठीक है। योक, योक के अंदर कोर, कोर के अंदर वाइंडिंग, बस स्टेटर खत्म। रोटर पे बात करते हैं, शाफ्ट, आगे पीछे दो कॉपर की रिंग्स, और उन कॉपर की रिंग के ऊपर बीच में क्या है, लोहे की, सॉरी कॉपर की कुछ मोटी मोटी रॉड, बस इसका कंस्ट्रक्शन खत्म। ये हो गया आपका स्क्वायर केज का थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्ट्रक्चर, बस। इसके अलावा बैरिंग है, एंड स्टील वगैरह, ये सब कुछ सब फालतू चीज है, ये कूलिंग फैन, फ्रेम, योक, बस ये मोटर का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। अब तो स्लिप क्या होती है वो सब देखेंगे अभी, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। पहले आप थ्री फेज सिस्टम को समझो। थ्री फेज के अंदर क्या है, 3 फेज होते हैं, तीनों के अंदर जो सप्लाई फ्लो करती है वो 120 डिग्री के एंगल पे होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सप्लाई है वो 120 डिग्री के एंगल पे, 3 फेज होते हैं, R/B, रेड येलो ब्लू। अब ये जो जब आप थ्री फेज सप्लाई लगाते हैं, थ्री फेज की वाइंडिंग लगाते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर, और जब उसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो हमें पता मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। लेकिन एक फेज का मैग्नेटिक फ्लक्स जब पीक पे होता है तो दूसरे दोनों फेज का क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वीक होता है। जैसे ये भाई साहब वीक पड़ने लगे, दूसरा फेज उठ जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब ये वीक पड़ने लगेगा तो तीसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। फिर जब ये वीक पड़ने लगेगा तो पहले वाले का बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये ऐसे 120 डिग्री के एंगल पे जमी हुई है मोटर के अंदर, तो आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है वो कैसा मिलता है,
रोटेटिंग टाइप का मिलता है। ऐसा लगता है कि आपके मोटर के अंदर कोई एक चुंबक लगी हुई है और वो घूमे जा रही है। तो आपको क्या मिलता है? आरएमएफ मिलता है। क्या मिलता है आपको? इसको हम बोलते हैं आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मिलती है। अब इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं? जब आपने थ्री फेज सप्लाई दी किसी थ्री फेज वाइंडिंग के अंदर, तो जो आपको आरएमएफ की स्पीड मिली जो होती है आपकी 120 एफ बाय पी, इसी को हम बोलते हैं एनएस, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? सिंक्रोनस स्पीड, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होती है, मशीन के पोल्स के अलावा फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होती है। ठीक है, 120 एफ बाई पी। तो आरएमएफ की स्पीड को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। अब जैसे कि आपको पता है, आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का नाम ही क्या है? एस सिंक्रोनस मोटर। तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे तो नहीं चलती। तब देखिए होता क्या है, आपकी इस मोटर की वर्किंग के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, कैसे काम करती है। वो सब चीज आप एक बार जाके देख लेना, पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। लेकिन प्लीज देखना जरूर। एक तो वीडियो बहुत शानदार है वो, दूसरी बात ये मोटर बहुत शानदार है, तीसरी बात आने की संभावना पूरी पूरी आपके एग्जाम में, पूरी पूरी संभावना है, तो आएगी जरूर। ठीक है, हम क्योंकि टाइम कम टाइम में सब कुछ कवर करना है, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजों बात करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजों बात करते हैं सीधे। इंडक्शन मोटर के दो टाइप, स्क्वायर केज और स्लिप रिंग। स्क्वायर केज का रोटर कुछ ऐसा होता है, स्लिप रिंग का रोटर ऐसा होता है। स्क्वायर केज के अंदर जो करंट है वो खुद भी बनता है आर्मेचर में, स्लिप रिंग के अंदर हम करंट खुद से देते हैं। बस अब यहाँ पे कम्यूटेटर यूज नहीं कर रहे, स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है इसका, डीसी मोटर के जैसा। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ लिखे हुए हैं। स्पीड, हाँ मोटर, एसी मोटर की जब बात करेंगे तो उसमें स्पीड नहीं होती, स्पीड रेगुलेशन आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती एसी मोटर की। एसी मोटर का आपका पावर फैक्टर बहुत बेकार होता है, एसी मोटर की इफिशियंसी आपको हल्की मिलेगी, बस ये है। बाकी होती बड़ी शानदार है ये मोटर, इफिशियंसी ठीक ठाक होती है। लैग होती है एक तो, वो मतलब पावर फैक्टर बेकार होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और ये क्या कहते हैं, वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते आप बहुत ज्यादा। स्लिप, स्लिप आपकी मोटर की जान है। क्या है? आपकी इंडक्शन मोटर की हार्ट बीट है स्लिप, हार्ट बीट खत्म इंसान की बॉडी खत्म, स्लिप खत्म इंडक्शन मोटर काम नहीं करेगी। एक्चुअल में है क्या है, वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन के जैसा ही है। आपकी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड, सिंक्रोनस मतलब आरएमएफ की स्पीड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है घूम रहा है उसकी स्पीड, और रोटर की स्पीड का जो परसेंटेज डिफरेंस होता है उसी को स्लिप बोलते हैं। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल रोटर स्पीड। ठीक है, एनएस सिंक्रोनस स्पीड है, एनआर रोटर की स्पीड है, डिवाइड बाय एनएस सिंक्रोनस स्पीड के रेस्पेक्ट में। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से आपका टॉर्क डिफाइन होता है। जितना ज्यादा सिंक्रोनस स्पीड होगी, मतलब जितना ज्यादा स्लिप होगी इंडक्शन मोटर में, उतना ज्यादा उसका टॉर्क होगा। आपका जो रोटर का जो रोटर की जो स्पीड है वो आपकी 1 - सिंक्रोनस स्पीड ही होती है, और रोटर के अंदर जो बनने वाली फ्रिक्वेंसी है करंट की, वो आपकी स्लिप के डायरेक्टली मल्टीपल से फाइंड आउट हो सकती है। अब बात करें सिंक्रोनस मशीन की, बहुत सिंपल मामला है इसका। आपका स्टेटर आपको कौन सा उठाना है? एस सिंक्रोनस मोटर वाले स्टेटर उठा लो, लेकिन जो रोटर है उसके ऊपर जो वाइंडिंग कर रहे हो आप, अब वो आप करोगे बिल्कुल डीसी मोटर के हिसाब से। कैसे? डीसी सप्लाई के हिसाब से करो, और फिर उसको डीसी सप्लाई दे दो बाहर से। आर्मेचर की वो आप अलग से कैसे दे रहे हो? डीसी सप्लाई दे रहे हो। फिर से समझ रहा हूँ, सॉरी बता रहा हूँ, समझो। आर्मेचर जो बनाया आपने स्लिप रिंग का बनाया, स्लिप रिंग पे आपको जो स्लिप रिंग के थ्रू आर्मेचर को डीसी सप्लाई दे दो, और जो स्टेटर है वाइंडिंग का, मतलब मोटर का, उस स्टेटर को आप थ्री फेज ए सप्लाई दो। तो ये आपकी जो मोटर कहलाएगी वो होगी आपकी सिंक्रोनस मोटर। कैसी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। स्लिप नाम की कोई चीज होती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही काम करती है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप है वो 0 होती है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे काम करती है। फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप इसकी स्पीड आराम से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करना आसान है, पोल तो फिक्स हो जाते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे स्लिप सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी।
तो सिंक्रोनस स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपका क्या रोटर स्पीड में घूमेगा। और एक होता है आपका वीएफडी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, उससे आप सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को आराम से कंट्रोल कर सकते हो फ्रिक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर सेम वैसा ही है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हो, डी सप्लाई दे रहे हो आर्मेचर को स्लैप रिंग के थ्रू, पर थ्री फेज सप्लाई अब आपको बाहर से मिल रही है, आर्मेचर से क्या है मतलब कोर से थ्री फेज सप्लाई आपको मिल रही है। तो वो आप हो गए आपकी क्या, सिंक्रोनस जनरेटर। पूरी दुनिया में सब जगह पे पावर प्लांट्स के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर ही काम में लिए जाते हैं। दो टाइप के होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, वो आपके एक तो होते हैं साइलेंट पोल, एक होता है नॉन साइलेंट पोल। साइलेंट पोल होते हैं आपके जो चौड़े ज्यादा होते हैं, जिनका जो रोटर है वो लंबाई में, जैसे मान लो ये रोटर है, शाफ्ट है, तो उस पर जो रोटर होगा उसकी कोर पतली होगी लेकिन चौड़ी बहुत होगी, ठीक है। इनको होते हैं नॉन साइलेंट टाइप एंड नॉन सिलेंड्रिकल टाइप। एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, जिनका रोटर क्या लंबा ज्यादा होता है और पतला होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। ये दो, ये आपका साइलेंट पोल या फिर नॉन सिलेंड्रिकल टाइप, ये सिलेंड्रिकल टाइप। ये आपके चौड़े ज्यादा होते हैं, ये चौड़े कम होते हैं, ये हाई स्पीड के लिए होते हैं, ये लो स्पीड के लिए होते हैं, ठीक है, समझो आप। ईएमएफ इक्वेशन अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन ये होती है, फ्रीक्वेंसी को पोल का मल्टीपल कर दो एन बाय एस, एन क्या स्पीड है और वन पोल इनटू स्पीड कर दिया, फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी 120 एफ में छोड़ दिया, तो एग्जैक्टली सेम है। फ्रीक्वेंसी से आपको ईएमएफ इक्वेशन निकालना एग्जैक्टली इजी है, ये होती है 4.44 एफ फाई के डी और के सी, ये आपके क्या है उसके कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर, पिच फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ये एडवांस लेवल की बात है, ये आपसे नहीं पूछे जाने वाला, लेकिन बस डिटेल के लिए देख लो। तो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होते हैं वो लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर के टाइप, ये शकल दिख रही है ऐसी, ये ऐसी होती है, इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं सप्लाई देने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब के इनके फायदे नुकसान लिखे हुए हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, एसी मोटर, ये आपके सारे सारे वो क्वेश्चंस हैं 21 क्वेश्चन जो अब तक के आरटीयू में सबसे पूछे गए, बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा पानी में पी लीजिए, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में। तो देखिए पहली बात तो समझते हैं चैप्टर है किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। देखिए हम इलेक्ट्रिकल की चीजें यूज करते हैं, ठीक है, मशीन्स है वो हमारे चलाने काम आएंगी, ट्रांसफार्मर है वो आपको पावर सप्लाई देने का काम आएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई लेने के बाद आपके मशीन को देने तक इसके बीच में हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जी बिल्कुल करते हैं। तो हर एक चीज का अपना अपना फायदा है, मतलब अपने अपने कुछ फंक्शंस है, काम है जिन, तो इन सब की वजह से उन्हीं के कुछ फंक्शंस है, काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और उनके अपना काम भी नहीं चल सकता, और लगाते भी हैं, उनको कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो बेसिकली नुकसान तो कहीं नहीं होते। आज हम उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो है किस लिए एक्चुअली, और अगर चलो पता भी है तो वो काम कैसे करते हैं, या सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले, मतलब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यही है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है आपका कि द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मींस द कंप्लीट सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ बिल्डिंग और इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए हम उनके अलावा जो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है, इक्विपमेंट्स। अब इसमें मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सप्लाई सिस्टम, स्विच गियर है, प्रोटेक्शन डिवाइस, वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थिंग सिस्टम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है वो आता है स्विच गियर्स। स्विच गियर्स क्या है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो स्विच गियर्स, इसी को हमने आगे जाके छोटा नाम दिया स्विचेस। ऐसे इक्विपमेंट्स जो आपके सर्किट को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करें। समझे, फिर से सुनो, कंट्रोल, रेगुलेट या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करने वाले जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर्स बोलते हैं। जैसे कि आपके स्विचेस होते हैं, स्विचेस के टाइप होते हैं एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी, डीपीडीटी, ऐसे करके, ठीक है। आपके स्विचेस होते हैं टॉगल स्विच, स्लाइड स्विच,
ठीक है। और प्रोटेक्ट करने वाले आपके जैसे फ्यूज हो गए, पुराने टाइम में फ्यूज होते थे ना, किटकैट फ्यूज या फिर कार्टेज फ्यूज, ये सब। अगर आप देखो रेगुलेट करने वाले आपके जो स्पीड रेगुलेटर है, पंखे के रेगुलेटर होते हैं, जो स्विचिंग का काम भी करता है, रेगुलेट करने का काम भी करता है। इसके अलावा एमसीबीज, ये दोनों काम करते हैं कंट्रोल करने का प्लस में सेफ्टी का। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो क्या है स्विच गियर्स होते हैं आपके। मेन फंक्शन क्या है, स्विचिंग ऑन ऑफ करने का, प्रोटेक्शन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने का, आइसोलेशन फॉर मेंटेनेंस और इमरजेंसी के लिए। एग्जांपल एसएफयू, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, रिले सर्किट, शॉर्ट सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर वगैरह वगैरह। एसएफयू क्या है, अब देखिए स्विच फ्यूज यूनिट, एसएफयू एक ऐसा इक्विपमेंट जो आपका किसका काम कर सके, स्विच का काम कर सके एज वेल एज फ्यूज का काम भी कर सके। फ्यूज किस लिए काम आते हैं, आपके शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाने के लिए काम आते हैं क्या, स्विचेस और यूनिट, स्विच सॉरी फ्यूज। और स्विच किस काम आते हैं, स्विच काम आते हैं आपके सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी एसएफयू क्या होती है, एसएफयू एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों को काम कर सकता है, आपके सर्किट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, साथ में कंट्रोल भी कर सकता है, ऑन ऑफ भी कर सकता है, साथ में उसको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचा भी सकता है। तो दैट इज नोन एज द एसएफयू, स्विच फ्यूज यूनिट। डेफिनेशन आप कर सकते हो, अ मैनुअल स्विच with a fuse connected in the series used to control and protect the circuit। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, स्विच होता है जिसके अंदर मैनुअली फ्यूज होता है, जिसको हम क्या चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एसएफयू का एक फायदा ये भी है कि स्विच तो हम लगा ही देते हैं, स्विच की जगह हमने क्या लिखा, एसएफयू लगा दिया, तो अब क्या है आपका स्विच की तरह तो काम कर सकते हैं, फ्यूज आपका सर्किट प्रोटेक्ट भी होगा। दूसरी बात, हम वहां पे फ्यूज लगा रहे थे पहले, लेकिन फ्यूज की आपने देखा होगा पुराने जो फ्यूज होते थे वो किटकैट वाले, ठीक है, वो जो पोर्सलिन के बने होते थे ना, लगाते थे उनको बार बार निकालते थे, तो उनकी कमी क्या थी, अगर गलती से कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ हो गया तो आपका फ्यूज जल जाता था, उसको निकालो, रिवायर करो और फिर लगाना पड़ता था, या फिर उसको कई बार खराब हो गया जाता तो दोबारा चेंज करना पड़ता था। तो ये बहुत ही मतलब परेशान करने वाली चीज थी। तो हमने एक ऐसा फ्यूज बनाया जिसको हम बिल्कुल स्विच की तरह, जैसे हमने शॉर्ट सर्किट हुआ, स्विच बंद हो गया अपने आप ही, ठीक है, फिर हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस स्विच को ऑन करना है और आपकी सप्लाई चालू, तो स्विच को आपको फ्यूज बार बार चेंज ना करने पड़े। तो एसएफयू हमने उसी चीज को ध्यान रखते हुए बनाए, ठीक है। तो एसएफयू आगे देखते हैं, जैसे कि आपके एसएफयू के अंदर आते हैं बेसिकली एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, ये सब के सब आपके एसएफयू होते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, या तो आपको पूछा जाएगा कि एसएफयूज क्या होते हैं, या फिर पूछा जाएगा स्विच गियर्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक वन शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा इन टॉपिक्स के ऊपर ही, या तो एसएफयू के ऊपर या फिर एमसीबी, एमसीसीबी, इनके ऊपर 2 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट आएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधे, तो उसके लिए जरूरी है ये। अब जैसे कि एमसीबी, एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने से कोई नहीं होगा जिसने आज तक कभी एमसीबी नहीं देखी हो, और नहीं देखी हो तो प्रभु प्रणाम आपको, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर काम क्या करते हैं, काम करते हैं आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने का, साथ में कंट्रोल करने का। ये चीज होती है एमसीबी, आपने देखी है आज तक खूब, ठीक है। अब इसमें अंदर होता क्या है, ये आपका 2 तरह से सर्किट प्रोवाइड क्या कहते हैं सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपका शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से। दूसरी बात, आप इसको मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो, कितनी बार भी चाहे शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप हो जाए, आप इसको चालू कर सकते हो, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। 100 एम्पीयर तक काम आती है, 100 एम्पीयर 200 वोल्ट से अगर आप चला रहे हो तो मतलब कि 20,000 आपके 20,000 वाट तक की एनर्जी को, मतलब 20 केवी तक का किलोवाट तक का लोड आराम से झेल जाएगा। 2 तरह से काम करता है ये। इसके अंदर क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक तो थर्मल इफेक्ट की वजह से क्या है ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, किसकी वजह से, थर्मल इफेक्ट वजह से। इसके अंदर एक बायोमेटेलिक प्लेट होती है जो क्या करती है, आपकी मेल्ट हो जाती है जैसे आपका ओवरलोड होने लगता है। दूसरी बात, इसके अंदर मैट इफेक्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब कि एक कॉइल होती है, कॉइल आपकी जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ करंट की वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, करंट उसी कॉइल के थ्रू पास हो रहा है, कॉइल क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी बहुत ज्यादा, और फिर आपकी क्या है, ये जो एक मेटेलिक पार्ट है उसको खींच लेती है, और आपकी क्या है जो पूरी एमसीबी वो ट्रिप हो जाती है। ये इसका अंदर का पूरा कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो आराम से। ये ऊपर आपकी क्या है, अपर थर्मल है, और यहाँ पे आर्क चैम्बर है, आर्क को कम करने के लिए। ये आपकी वो कॉइल है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, और यही है जो आपके ना जैसे ओवरलोड सॉरी शॉर्ट सर्किट होता है
तो एनर्जाइज होके आपकी क्या है एमसीबी को ट्रिप कर देती है। यहाँ से आपके इसको ये जो नीचे का फिक्स कॉन्टैक्ट है इसको क्या खींच लेगी, क्या कहते हैं आपकी मैग्नेटिक कॉइल, और आपका क्या ये जो नोब है वो हो जाएगी बंद, आपकी एमसीबी बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रिप होना। अब इसके अंदर एक होती है बायोमेटेलिक थर्मल ट्रिप यूनिट, ये रही इसकी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी ओवरलोड होने लगा, करंट की वैल्यू बढ़ रही है ओवरलोड की वजह से, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके अंदर हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो आपकी जो मेटेलिक प्लेट है वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो ये आपका जो करंट का फ्लो है वो रोक देगी। ठीक है, तो ये आपकी बायोमेट्रिक प्लेट है जो आपको क्या है शॉर्ट सर्किट से बचाती है। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी जो एमसीबी है वो तुरंत ही बंद हो जाती है, तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत बंद हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रिप होना। एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक ट्रिप शॉर्ट सर्किट के लिए ओवरलोड हो गया, ठीक है। अब इसका बाद आती है आपकी एमसीसीबी। एमसीबी की देखो कमी क्या होती है, 100 एम्पीयर तक काम करती है, ठीक है। लेट सपोज आपने एक एमसीबी लगा रखी है एक मोटर के अंदर। अब मोटर जब चालू होती है तो आपने पता है मोटर के अंदर क्या होता है, एक हाई इंडस करंट होता है, मतलब कि मोटर आपकी 25 एम्पीयर पे चलने वाली है। कितने एम्पीयर पे, 25 एम्पीयर रेटेड करंट है उसका, बढ़िया। लेकिन जैसे आपने मोटर स्टार्ट करी, मोटर ने ले लिया अचानक से 250 एम्पीयर करंट खींच लिया, आपकी मोटर तुरंत, आपकी एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। मतलब आपने मोटर ऑन करी, कहीं पे इसको शॉर्ट सर्किट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई। अब एमसीबी मोटर को नहीं चलने देगी, क्यों क्यों नहीं चलने देगी, एमसीबी का नेचर जैसे 100 एम्पीयर से ऊपर करंट गया उसके लिए तो क्या वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, बंद कर दिया। मोटर की कंडीशन क्या है भाई, उसको तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट चाहिए चलने के लिए, उसको बोलते हैं इंडस करंट चाहिए चाहिए, क्योंकि मोटर क्या है अभी स्टैटिक कंडीशन में, उसको रनिंग कंडीशन में आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो करंट लेती है मोटर स्टार्टिंग के कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा। तो दोनों चीज अपनी जगह सही है, लेकिन अपना काम तो खराब हो रहा है ना। तब हमने इंट्रोड्यूस किया एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या, एमसीसीबी। ये भाई साहब क्या है, ये उनका एवॉल्व वर्जन है। पहली बात तो ये बहुत 3000 एम्पियर तक की कैपेसिटी के साथ आते हैं, 3000 5000 तक करंट झेल सकते हैं एमसीसीबी। तो इसको हम मेन सप्लाई में लगाते हैं, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं, तो मेन सप्लाई में लगाते हैं एमसीसीबी को। दूसरी बात, इसके अंदर हम ट्रिप होने वाले करंट को मैनुअली पुट कर सकते हैं कि भाई इतने करंट पे आपको जाके ट्रिप होना है। मोटर कोई सेंस कर लेती है कि हाँ इतने ज्यादा करंट खींच रही है ये कुछ सेकंड के लिए, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये मोटर चल रही है आपकी। तो ये फायदे होते हैं किसके, एमसीसीबी के। हाई शॉर्ट सर्किट उसको कहते हैं आपकी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट वैल्यू मिलती है इसके अंदर आपको। और दूसरी बात, बहुत एडवांस फीचर है, तो मैनुअली ऑपरेट कर सकते, मतलब मैनुअली इसको क्या कर सकते हैं हम, सेट कर सकते हैं कि कितने पे इसको क्या होना ट्रिप होना है। फायदे यही है एमसीबी वाले ये। एमसीबी ओनली 100 एम्पीयर तक चलती है, लेकिन ये आपकी बहुत ज्यादा उसकी तक चल सकता, 2500 एम्पीयर 5000 एम्पीयर तक आराम से चली जाएगी। अब एमसीबी आपने देख ली क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। एमसीबी के 3 टाइप होते हैं आपके, ये सब कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिखे हुए हैं, ज्यादातर सेम चीज होती है एमसीबी की जैसी, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। 3 टाइप की होती है एमसीबी आपकी, बेसिकली हम यूज करते हैं, थर्मल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। पहला थर्मल ओवरलोड मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, हाँ ये लिखे थर्मल एमसीबी, जो थर्मली ऑपरेट होती है, ओ क्या कहते हैं अपने जो एमसीबी होती है उसी तरह की। दूसरी होती है मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ये कैसी होती है, माइक्रो प्रोसेसर पे चलती है, या फिर एक होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होती है। दूसरी उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जो सेंस करती रहती है कि कितना कितना करंट जा रहा है और कितना क्या हो रहा है सब कुछ, ठीक है, डिजिटल लॉजिकली। तीसरा होते हैं हाइड्रोलिक मैग्नेटिक, ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही अनकॉमन चीज है हाइड्रोलिक जो है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, पढ़ के जाना। एमसीबी या एमसीसीबी के ऊपर एक क्वेश्चन परफेक्ट आएगा 5 नंबर का पूरा, ठीक है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्यों यूज करते हैं, जो हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है कई बार, जैसे कि शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट छोटा, शॉर्ट सर्किट। तो अगर आप देखो कि शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, आपका जो फेज है, ठीक है, एक फेज का वायर था आपका, एक न्यूट्रल का वायर था आपका, आपने क्या किया, दोनों वायर को गलती से टच कर दिया, एक छोटे से वायर के पीस से आपने क्या किया, दोनों टच कर दिया। तो इससे छोटा कोई सर्किट हो सकता है नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट
सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या हुआ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हुई तो आपका यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ऑलमोस्ट जाके जीरो है, ये जीरो रेजिस्टेंस ही तो हुआ इसका ऑलमोस्ट। अब आपको अगर याद हो ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। अगर आपका आर क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो आपका ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिट। अब इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है करंट की वैल्यू एक अचानक से ही। तो अब ये करंट है, ये कहाँ जाएगा, ये जहां जाएगा वहां तबाही करेगा। तो एक ही चीज है जो उस करंट को झेल सकती है बिना किसी समस्या के इजीली, और उसका नाम है अर्थिंग। क्या है, अर्थिंग। क्योंकि आपका जो अर्थ है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, बिल्कुल जीरो होता है, उसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं है, खराब होने वाला। तो हम क्या करते हैं, इस करंट को कहाँ भेज देते हैं, अर्थ में भेज देते हैं। अर्थ का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो तक होता है, मतलब जीरो के पास चले जाता है, तो मतलब कुछ 5 ओम के आसपास होता है। तो इसीलिए आपका जो करंट है वो कहीं और जाने की बजाय कहाँ जाता है, अपने हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब कि अर्थ में चला जाता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों में फर्क होता है, ये आप देख सकते हो क्यों यूज होते हैं। सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्प्रूव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खराब ना हो इसके लिए भी, सेफ्टी के लिए भी। जो आपकी जो 5 पिन सॉकेट होती है ना, जो आप घरों में यूज करते हैं, उसमें जो ऊपर टॉप का जो 5वां पिन होता है सबसे बड़ा वाला, वो अर्थिंग के लिए ही होता है, जिसको हमारा कोई ज्यादा यूज करता नहीं है, बेकार। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब कि जो बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए जो ऊपर लगे होते हैं ना, ऐसे 3 ऐसे लगे हुए, उसको बोलते हैं एरियल, हिंदी में बोलते हैं तड़क चालक। क्या बोलते हैं उसको, तड़क चालक। और फॉल्ट डिटेक्शन के लिए, ये सब अर्थिंग के यूज है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये सारे लिखे हुए हैं, इनका सिंबल भी अलग होता है, इसको एक बार जरूर देख के जाना। प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप होती है, स्ट्रिप या फिर वायर अर्थिंग, और एक होती है, हाँ, प्लेट, पाइप, स्ट्रिप या वायर, ये अर्थिंग होती है आपकी। ये 3 टाइप के। बेसिकली जो अर्थिंग का टाइप है वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का, किस शेप एंड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो अर्थ में डालने के लिए। अर्थिंग करते कैसे, 5 या 6 फुट गड्ढा खोदते हैं, उसमें क्या करते हैं, 4 फुट के आसपास गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक कॉपर का पाइप, अगर जैसे पाइप अर्थिंग की बात कर रहे हैं तो एक कॉपर का पाइप लेंगे, ठीक है, जो कितने का, 2-3 मीटर लंबा होगा, और डायमीटर उसका 75 mm है। जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, या फिर कॉपर का पाइप यूज करेंगे, गाड़ दी जमीन में, उसमें फिर वापस से मिट्टी, कोयला और नमक, और पानी, इसको मिला मिला के, मतलब कि पहले पहले पाइप लगाए, डाल दिए अंदर, फिर उसमें कोयला भर देंगे, नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे, फिर मिट्टी, फिर वापस ऐसे थोड़ी देर बाद प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर कोयला, पानी, नमक, मिट्टी इसे डाल के उस पूरे गड्ढे को बंद कर देंगे। हो गई आपकी अर्थिंग। अब फिर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और बहुत कम आनी चाहिए रेजिस्टेंस का, मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं। अब पावर मेजरमेंट, 3 फेज सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं कि आपका कहाँ पे कौन सा लोड कितना करंट खा रहा है, ठीक है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पावर मेजरमेंट। 3 मेथड होते हैं पावर मेजरमेंट के, सिंगल वॉट मीटर मेथड, डबल वॉट मीटर, ट्रिपल वॉट मीटर। ट्रिपल वॉट मीटर सबसे इजी है, डबल वॉट मीटर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 3 सप्लाई के लिए हम 3 फेज के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं वॉट मीटर, और सिंगल वॉट मीटर मेथड और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये कुछ टाइप्स होते हैं सिलेक्टिव पावर के, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, पावर फैक्टर, सब कुछ आगे देख। अब वाट मीटर क्या होता है, एक वाट मीटर एक इक्विपमेंट है जो जाने वाले सप्लाई करंट के हिसाब से आपको बताता है कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है सर्किट आपका पर सेकंड, ठीक है, रियल टाइम। 3 फेज पावर मेजरमेंट, अब उसके लिए ये चीज यूज होती है। अब यहाँ पे आप देख लेना, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट ये जो होते हैं आपको बता रखे शायद, आपके जैसे देखिए, लाइन वोल्टेज लाइन करंट क्या होता है, आर, वाई, बी और एन। 3 फेज होते हैं आपके, रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेज के वायर होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रल का वायर। अगर आप कहीं से आए भागे भागे, आपने एक वोल्ट मीटर लिया, और उस वोल्ट मीटर से आपने क्या किया, वोल्टेज मेजर करना चाहा। अगर 2 फेज के बीच में वोल्टेज देखते हो, आपने अगर 2 फेज के बीच में वोल्टेज देखा, तो उसको आप बोलते हो क्या, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। अगर आप किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में करंट देखते हो, वोल्टेज देखते हो, तो
तो इसको हम बोलते हैं क्या, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। ठीक है, फेज फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, और फेज और न्यूट्रल के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, आपका जो फेज वोल्टेज जो होता है सॉरी लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज का √3 होता है। ठीक है, कितना, √3। आगे देखिए, ये तीनों आपके सिंगल वॉट मीटर, डबल वॉट मीटर, ट्रिपल वॉट मीटर मेथड लिखे हुए हैं। इनको आप पढ़ जाना। सिंगल वॉट मीटर क्या मेथड ये है, इसका सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, डबल वॉट मीटर मेथड और ट्रिपल वॉट मीटर, इनकी कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो सब कुछ लिखा हुआ है। डबल वॉट, 2 वॉट मीटर है, सिंगल वॉट मीटर मेथड इसमें नहीं है, हाँ ये 1 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, इनके कैलकुलेशन करने का तरीका वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो जरूर देख के जाना, आ सकता है क्वेश्चन जरूर। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला, ये तो आपको 10th 12th में बहुत पढ़ा है आपने आराम से, कि आपके जो घरों में एनर्जी यूज होती है वो कैसे यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी से आप आराम से कितने वाट का इक्विपमेंट वो निकाल सकते हो। पहले दे रखा कितने वाट का, जैसे 100 वाट का बल्ब है आपका, अगर आप 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे यूज कर रहे हो तो आपको क्या है, वो 1 यूनिट बिजली खा जाएगा, क्योंकि 1000 वाट हो गए, 1000 वाट को जब 1000 से डिवाइड करते हो तो 1 यूनिट आ जाता है। तो कितना वोल्टेज है पे cos फाइव, हाँ ये जरूर याद रखना, पावर फॉर्मूला VI cos फाइव होता है। cos फाइव को यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस किया गया नया, तो उस पर ध्यान रखना, cos फाइव मतलब कि पावर फैक्टर क्या होता है वो जरूरी है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ये रहे, भर भर के रहे, इनको जरूर करना। इसके अंदर या तो MCB MCCB ये जरूरी है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मतलब इनके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर इसका न्यूमेरिकल जरूरी है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल, ये RT में आए हुए सारे सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं इसके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को लेके। ये जो 3 चैप्टर्स थे आपके, ये जो आपके 3 चैप्टर्स थे अभी जिनके बारे में हमने बात की, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अगर इन 3 चैप्टर्स को ही अगर आप आराम से पढ़ जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 70% आपका पेपर जो है इससे कवर होगा। सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही आएगा, आएगा ही आएगा, 60 to 70% पेपर इन्हीं से आएगा। तो अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पर्पज से पढ़ रहे हो तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, क्वांटिटी पर ना जाके क्वालिटी पे टाइम दो, ये 3 चैप्टर्स को, और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा ये दो, इन दो को ढंग से पढ़ जाओ एक बार, इनके डायग्राम्स को और इनके थ्योरी को, बस काफी है, आप आराम से पास हो जाओगे। 25-30 नंबर के आसपास तो आपके आराम से ही आएंगे इसमें। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन तो है। अब बात करते हैं बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं आपके, वो 3 चैप्टर्स हैं उनके बारे में, जिसमें आपका आता है सबसे पहले पावर कन्वर्टर्स। पावर कन्वर्टर्स क्या है, बेसिकली आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पावर कन्वर्टर्स के अंदर हम पावर कन्वर्टर्स में बेसिकली आपके आने वाले हैं आपके डायोड्स, BJTs, IGBTs, ठीक है, SCR, इन सब के बारे में बात करने वाले, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो ये सब चीज शुरू हुई है मैटर से। मैटर मतलब, मैटर वो नहीं जो आप लोग करते हो, मैटर मतलब कि पदार्थ, हिंदी में बात करें तो मैटर क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, मतलब ऐसी चीज जो जगह गिरती है जिसका वजन होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैटर बोलते हैं। अब बेसिकली आपका जो अब जो आपका जो मैटर होता है वो बेसिकली आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है। अगर आप बात करो कंडक्टिविटी के बेस पे तो 3 तरह का होता है। सॉलिड, सॉरी, वैसे आपका स्टेट के बेस पे होता है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस 5 होते हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बट अगर आप बात करें कंडक्टिविटी के बेस पे तो 3 तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको बैलेंस थ्योरी के ऊपर रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि जिसमें बिजली फ्लो होती है वो कंडक्टर नहीं,
आपसे जो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बतानी है बैंड थ्योरी के बेस पे, जो सबसे नई थ्योरी है। इसके हिसाब से क्या है कि आपके जितने भी कंडक्टर सॉरी जितना भी मटेरियल्स होते हैं आपके, वो आपके किस में डिपेंड होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल मटेरियल होता है उसके एटॉमिक लेवल पर जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। इसमें आपके आउटर साइड में दो बैंड होते हैं, कौन सी दो लेयर होती हैं। पहले को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, दूसरे को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, समझे। इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों बैंड के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली रहते हैं वो होते हैं वैलेंसी बैंड के अंदर। अब अगर आपके वैलेंसी बैंड और इलेक्ट्रॉनिक और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कम होता है, ठीक है। अगर आपका जो वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो पे हो, तो आपका जो क्या कहते हैं मटेरियल है वो कंडक्टर कहलाता है, समझे। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा सकते हैं। बिजली फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है, बैलेंस बैंड में नहीं। अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर के अंदर, तो ये जो डिफरेंस है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की औकात ही नहीं होती कि यहां से कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। अगर कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं सकते तो कंडक्शन बैंड में होंगे नहीं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी तो क्या खाक होगी। और फिर तीसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से बहुत कम होता है, लगभग 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसको अगर कुछ चेंजेस किए जाए तो आराम से क्रॉस कर सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। जो आपके बेसिकली तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, इंसुलेटर तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आप इनको गर्म करो या फिर इनके अंदर डोपिंग करो, कुछ इंप्योरिटीज मिला दो, तो क्या होंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपके जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये सब आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं आपके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, जिनके अंदर आपके जितने होल्स उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। दूसरे होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं आपके दूसरे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते। किसी में या तो आपके नेगेटिव क्या कहते हैं आपके होल्स ज्यादा होते हैं, या फिर किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं दोनों होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, किसी में कोई ज्यादा किसी में कोई ज्यादा होता है। तो इसी हिसाब से हमने क्या हुआ, दो टाइप बनाए इसके, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप के अंदर क्या है, आपके होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। एन टाइप के अंदर आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव कम है, ठीक है। तो P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, N स्टैंड फॉर नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसके अंदर, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव जिसके अंदर होल्स ज्यादा है, ठीक है। इंट्रिंसिक लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और आर्सेनिक की, सिलिकॉन की क्या है प्योर फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है, जब उसके अंदर डोपिंग कर देते हैं तो उसके हिसाब से एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक एन टाइप बनता है, एक पी टाइप बनता है। जब पेंटावेलेंट डोपिंग करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं एन टाइप। कौन सा मिलता है, एन टाइप का। जैसे कि आप फॉस्फोरस कर दो, आर्सेनिक और एंटीमनी की, इन सब की जब इम्प्योरिटीज ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब कि पेंटावेलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ती है तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में क्या है, आपने ट्राइवेलेंट जोड़ा, ट्राइवेलेंट जैसे कि आपका गैलियम है, बोरॉन है और एल्यूमिनियम है, इन सबको आपने जोड़ा तो ये आपका बना गया ट्राइवेलेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब जब आपने दोनों सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप को साथ में आपस में लाकर ऐसे जोड़ दिया तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला एक पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में हुआ क्या, ऐसा क्या अलग मिल गया आपको पीएन जंक्शन में, हमको क्यों अलग से बोलना पड़ा पीएन जंक्शन मिला, क्योंकि जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप को आपस में लाकर टच किया तो इसके साथ में क्या हुआ, जो आपके पी टाइप के पास जितने भी क्या थे, पी टाइप के पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स थे वो मतलब होल्स, और एन टाइप के पास जितने भी नेगेटिव कैरियर्स थे वो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, वो सब के सब जो थे कोने वाले
कॉर्नर पे जहां पे आपने दोनों को अटैच किया, वो दोनों क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ भागे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही आपने दोनों को कनेक्ट किया तो क्या हुआ, इधर के सारे होल्स और इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में आए और एक दूसरे से अलाइन होके क्या किया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि ये जो लेयर थी, ये लेयर इस जगह पे क्या हुआ, आपके बिल्कुल डेड मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। अब इसी लेयर को हम बोलते हैं क्या, डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा अक्षय परत बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये अक्षय परत क्या करती है, जैसे अब इस जगह पे इन मुर्दों की मतलब कि न्यूट्रल पार्टिकल्स की जो ये लेयर बन गई है, तो अब यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स इधर मतलब और होल्स इधर फ्लो नहीं करते। तो आपका जैसे आपने पीएन जंक्शन बनाया तो आपको क्या है, स्लाइटली थोड़ा सा वोल्टेज फ्लो मिलेगा, मतलब करंट फ्लो मिलेगा पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते ही। तो मतलब दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते ही, इसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब अगर आप क्या करो, इस पीएन जंक्शन में दोनों तरफ से अगर आप इस पीएन जंक्शन में दोनों तरफ से क्या करो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप, ये आपकी डिप्लेशन लेयर। आपने क्या किया, यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया दोनों तरफ। अब अगर आप इस वायर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सप्लाई देते हो, तो क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जबरदस्ती मतलब कि फोर्स लगने की वजह से क्या होंगे, इसमें फ्लो करने लग जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। करंट वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो जैसे आएंगे यहाँ पे ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े सारे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अट्रैक्ट सेम पोल से क्या करेंगे, दूसरे को फोर्सफुली क्या करेंगे, फोर्स करेंगे आगे फ्लो करने के लिए। एट दी एंड क्या होगा, ये जो कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, जंप करके साइड आ जाएंगे, जंप करके, और फिर यहां से फ्लो होके बाहर। तो इस तरह आपका क्या है, ये चीज काम करती है। मतलब आगे क्या हुआ, करंट यहां से फ्लो हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को नहीं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जो आपको दो तरह से काम करता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ये चीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो जैसा आपका डायोड क्या है, एक तरह से एक पानी का पाइप है, ठीक है, ये वाल्व है पानी का, जिसके अंदर क्या है, आपका पानी सिर्फ एक साथ फ्लो कर सकता है। जैसे आप पानी इधर फ्लो कराओगे, वाल्व खुल जाएगा पानी के प्रेशर से और आपका पानी फ्लो कर जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, पानी को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराया ऐसे, तो आपका क्या होगा, आपका पानी जितने ज्यादा प्रेशर से आएगा उतने ज्यादा जोर से आपका वाल्व बंद रहेगा, पानी फ्लो करेगा ही नहीं। सेम तरह से आपका क्या है, डायोड काम करता है। आपने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन्स को सीधे फ्लो कराया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये वाल्व क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे और फिर यहां से फ्लो करके निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर आपका जो डायोड है वो काम करता है बिल्कुल कंडक्टर की तरह, कंडक्टर वायर की तरह। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, कंडक्टर वायर की तरह। दूसरी कंडीशन होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। इस कंडीशन में क्या होता है, आपने क्या किया है, आपकी बैटरी को जब एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर डायोड का एन टाइप है, मतलब नेगेटिव पोल, उस पर आपने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन निकल के जाए नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे क्या है, पहले से पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने इलेक्ट्रॉन्स और भेज दिए। तो क्या होगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अलाइन होकर क्या करेंगे, मिलते जाएंगे। तो इस जगह पे डिप्लेशन लेयर है उसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स का इकट्ठा एरिया है, पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, न्यूट्रल होते जा रहे हैं, इस जगह को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि कर्म करने गए कांड हो गया, हमने तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने गए थे, ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गया काम। तो इसी को हम बोलते हैं आपके डायोड का रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो डायोड आपका एक ऐसा वाल्व है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं देता, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देता। ये इसका कर्व है,
पढ़ लेना। वैसे शायद डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक ऐसा ट्रांजिस्टर, इसको बेसिकली ट्रांजिस्टर ये, लेकिन इसको हम बीजेटी क्यों बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर क्यों, क्योंकि ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स का यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए। तीन टाइप के इसके अंदर वायर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमीटर बेस कलेक्टर। क्या बोलते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है वो बना हुआ है। दो टाइप के होते हैं, क्योंकि ये क्या है, दो डायोड को मिला के बनाया गया है एक इक्विपमेंट। क्या, आपका एक बीजेटी जो है वो दो डायोड्स को आपस में मिला के बनाया जाता है। जैसे कि आप बात करें तो आपने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर लिया पी टाइप एन टाइप का, और फिर एक दूसरा सेमीकंडक्टर लिया कैसा ही, पी टाइप और एन टाइप का। ये पी टाइप आपने दोनों को जोड़ दिए, तो अब आपको क्या है, ये दो तीन, ये तीन कनेक्टर मिल गए, एक दो और तीन, तीनों वायर एमीटर बेस कलेक्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया आपका, ये आपका एक ऐसी यूनिट बन गई एन पी एन। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप इसका जस्ट रिवर्स ले लो तो आपको मिल जाएगा क्या, पी एन पी। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप होता है ट्रांजिस्टर का। दोनों के डायग्राम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पीएनपी का ट्रांजिस्टर का डायग्राम एक सेकंड इसमें होगा आगे, लेकिन पहले देखो ये होता क्या है और डिफरेंस क्या है, मतलब ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक ऐसी इक्विपमेंट है जो आपके सर्किट को कंट्रोल करती है, स्विचिंग का काम करती है। किसका, स्विचिंग का काम करती है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच मतलब आपके घरों में जो स्विच होते हैं उनको आप ऑन करते हो, टिक 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 हाथ लगा के ऑन करते हो, बट ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होता है, बट उसको ऑन होने के लिए भी करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो आप क्या करते हो, कलेक्टर से उसमें करंट इनपुट देते हो। कलेक्टर से क्या किया आपने, इसमें करंट इनपुट दिया। एमीटर से आपको आउटपुट लेना है, बट एमीटर पे आपको आउटपुट तब मिलेगा जब आप इसके बेस पॉइंट पे थोड़ा से अमाउंट में करंट फ्लो कराओगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मान लो ये पूरा नाला है, पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ये पानी आगे फ्लो नहीं करेगा। और ये जो वाल्व है आपका, ये जो वाल्व है वो कनेक्ट है इस वाले वाल्व से। अगर आप थोड़ा सा पानी इस बेस से फ्लो कराओ तो ये वाल्व खुल जाएगा। ये वाल्व खुल जाएगा तो इसी की मैकेनिकल फोर्स से क्या होगा, ये वाल्व भी खुल जाएगा, और फिर आपका इतना सारा पानी भी आपका आगे फ्लो कर जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, बीजेटी का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आप थोड़ा सा अमाउंट में करंट दो किसको, आपके बेस पे, आपका जो पूरा करंट है फ्लो कर जाएगा किसका, एमीटर से कलेक्टर की तरफ, कलेक्टर से एमीटर की तरफ। दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। दोनों के सर्किट डायग्राम ये बने हुए हैं। याद रखने के लिए मैं बता दूं, करंट की एनालॉजी याद रखो। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पी एन पी, बीच वाला वायर किसका, एन का, दोनों पी के, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट। देखो कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट। दूसरे में देखो एनपीएन, तो बीच में पॉजिटिव है, साइड में नेगेटिव है, तो अभी क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ये जो एरो है यही आपको बताता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर जो आपने बनाया है वो कैसा है, पी टाइप का है, एन टाइप का है। तीन तरह के आपके क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के रीजन, सॉरी ट्रांजिस्टर के रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। आपके सैचुरेशन रीजन के अंदर ही क्या है, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। एम्पलीफायर मतलब, एम्पलीफायर सुना है ना वर्ड, आपकी जो डीजे की मशीन होती है ना उसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीफायर मशीन बोलते हैं। डीजे की मशीन करती क्या है आपकी, बेसिकली आपका एक साउंड सिग्नल होता है जो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आपकी जो डीजे की मशीन है वो क्या करती है, इस साउंड सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देती है, मतलब कि साउंड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है, और पिच वगैरह सब कुछ वही रहेगी। लेकिन अब आपका जो साउंड है उसकी इसने क्या किया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। इसको हम बोलते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू को एम्पलीट्यूड। आपके एम्पलीफायर ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया इसके अंदर, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। और आपका ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है कब, जब वो होता है सैचुरेशन रीजन के अंदर, है ना। हाँ, कैसे कैसे होते हैं ये सब चीज इसके अंदर लिखी हुई है, तीनों रीजन्स कैसे कैसे डिफाइन होते हैं वो सब कुछ आगे बात करते हैं।
लो। अब SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक टाइप का रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर एक मशीन है, मतलब एक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में। लेकिन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करता है, वही रेक्टिफिकेशन करता है बट थोड़े से अच्छी नेचर में। देखिए, पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास थे। जब हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर में मिलाया तो हमको मिला डायोड। क्या मिला, डायोड। दो सेमीकंडक्टर मिलाया तो डायोड मिला। फिर हमने क्या किया, तीन सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया। जब हमने तीन सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया, पीएनपी या फिर एनपीएन, तो हमको क्या मिला, तब हमको जाके मिला आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मिला। फिर हमने सोचा नहीं मजा आ रहा है और कुछ करो, तो हमने क्या किया, चार डायोडों को मिला, मतलब चार टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला दिया। चार टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर कहें तो दो डायोड, या फिर कहें तो दो, सॉरी, दो ट्रांजिस्टर को आपस में मिला दिया, तो हमको मिला आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। होता क्या है, अ थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस है, थ्री टर्मिनल का, ठीक है, विच कैन बी यूज टू कंट्रोल स्विच। ठीक है, स्विचिंग के लिए काम कर सकते हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज रेक्टिफिकेशन, इन्वर्जन एंड रेगुलेशन। अब आप क्या कर रहे हो, स्विचिंग के थ्रू, किसके थ्रू, स्विचिंग के थ्रू, मतलब ये बार सर्किट ऑन कर दिया, ये वाला ऑफ कर दिया, इस तरह की स्विचिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, इन्वर्जन, रेक्टिफिकेशन और रेगुलेशन। इन्वर्जन क्या, पहले तो बात करते हैं रेक्टिफिकेशन क्या है। रेक्टिफिकेशन होता है एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना। ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफिकेशन, डीसी को एसी में चेंज करना इन्वर्जन, और रेगुलेशन किसी का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है घटाना। ठीक है, उसको रेगुलेट करना। ए एससीआर कैन हैंडल करंट अप टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर्स। ट्रांजिस्टर की औकात नहीं होती इतना करंट झेलने की, एससीआर झेल सकता है। एंड वोल्टेज अप टू 1 किलो वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1000 और कुछ 1000 एम्पियर्स तक की करंट झेल सकता है। दूसरी बात, एससीआर ऑल्सो नोन एज द थायरिस्टर, थायरोड, या फिर थायरिस्टर या थायराइड बोलते हैं इसको, किसको, थायराइड नहीं, थायराइड, क्या, किसको, एससीआर को। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, दो जंक्शन पॉइंट होते हैं इसमें, इसके जो टर्मिनल्स के नाम होते हैं वो होते हैं आपके एनोड, कैथोड और गेट। क्या होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं इसके टर्मिनल्स के नाम। देखने में ऐसा होता है, आपने देखा होगा अब तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगा होता है। ये इसके कुछ स्पेक्स हैं, लिखे हुए हैं। ये उसके बायसिंग वाले हैं, और ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या, वोल्टेज और करंट के बीच आपने क्या किया, डायग्राम बनाया, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांटेज क्या है एससीआर के, हाई एफिशिएंसी है, हाई वोल्टेज करंट रेटिंग है, कंट्रोल टर्न ऑन, ठीक है, रोबस्टनेस मतलब कि टफ है, ठोस है, मतलब क्या कहते हैं, कठोर चीज है, आसानी से खराब नहीं होती, सिंपल ट्रिकिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, और नो मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट नहीं तो आसानी से घिसेगा नहीं, जलेगा नहीं, कटेगा नहीं, खराब नहीं होगा।